स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कूल आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। और हाँ, अगली कौन सी नॉवेल समझनी है कमेंट में बताओ फटाफट। इस देर रात को सहन करना बेहद मुश्किल था, इस हद तक कि किन लैंग एक गहरी दुविधा में फंस गया था। बाई शियाओयुन ठीक उसके बगल में थी, उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं। अभी भी आधी नींद में हैं। क्या हमें खलनायक बनने के लिए अंक अर्जित करने चाहिए या पहले उन्हें पोषित करना चाहिए? किन लैंग कोई फैसला ले पाती उससे पहले ही विला में एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। शारीरिक शक्ति के धनी किन लैंग ने अपने तेज कानों और आंखों से केवल कुछ छोटी मोटी आवाजें सुनी और फिर जल्दी से बाई शियाओयुन के बेडरूम से निकलकर अगले कमरे में चले गए ताकि कुछ देर के लिए शोर शराबे से बच सकें। बगल वाले कमरे का दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज सुनकर किन लैंग ने चौंक कर जागने का नाटक किया और नींद में ही दरवाजा खोला, जहां उसकी नजरें बाई शियाओयुन के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी बाई रुयू की आंखों से मिलीं। चुप रहो। बाई रुयू ने चुप रहने का इशारा किया और किन लैंग को अपने बेडरूम से बाहर आते हुए उसे थोड़ी शर्मिंदगी और झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन साथ ही कुछ हद तक राहत भी मिली। सौभाग्यवश किन लैंग में कुछ आत्म जागरूकता थी और वह अपनी बहन के साथ सोने के बजाय अपने कमरे में सोई। अन्यथा मेरी बहन के मोहक स्वभाव और उसकी बेबाक सोने की मुद्रा को देखते हुए उसे शायद हर तरह के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। युवा स्वामी किन, चलिए नीचे चलते हैं और बात करते हैं, बाई रुयू ने फुसफुसाते हुए नीचे के बैठक कक्ष की ओर इशारा किया। किन लैंग ने सिर हिलाया और वे दोनों एक के बाद एक विला के बैठक कक्ष में चले गए। बाई रुयू ने झूमर जलाया, रसोई में जाकर चाय बनाई और किन लैंग को परोसी। फिर उसने दाव से कृतज्ञतापूर्वक कहा, युवा स्वामी किन, आज की घटनाओं के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अन्यथा मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह की मुसीबत में पड़ जाता। किन लैंग ने चाय की एक घूंट ली, उसका चेहरा न तो लाल था और न ही उसकी सांस फूल रही थी, मानो वह अभी अभी बाई शियाओयुन के बिस्तर पर सोया ही न हो। उसने शांत भाव से पूछा, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। सब कैसा रहा? बाई रुयू ने अपने होंठ काटे, उसकी खूबसूरत आंखों में घृणा की झलक थी। बाई रुयू को सिर्फ इसलिए कम मत आंकिए क्योंकि वह एक महिला है। व्यापार जगत में नाम कमाने वाले लोग काय नहीं होते। पूंजी में रक्तपात नहीं होता, लेकिन पूंजी संचय की प्रक्रिया में रक्तपात अपरिहार्य है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस हद तक आगे बढ़ेंगी। बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाते। बाई शियाओचुन उन दोनों बहनों को बार बार कैसे चोट पहुंचा सकता था? पहले उसने अपनी बहन को चोट पहुंचाई और अब उसने बहुत पहले ही कंपनी के भीतर उसे फंसाने के बीज बो दिए थे। अगर किन लैंग ने हस्तक्षेप न किया होता तो उसे दरकिनार कर दिया जाता और कंपनी से उसका कोई संबंध नहीं होता। मेरे पिता हमेशा से बेटियों के मुकाबले बेटों को ही प्राथमिकता देते आए हैं। उन्होंने कभी भी बाई शियाओयुन और मुझे बाई परिवार का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं माना। उनकी नज़र में केवल बेटे ही बाई परिवार की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं। उनकी मूल योजना हम बहनों के लिए 10% हिस्सा छोड़ने की थी। बाई शियाओयुन की घटना के बाद वे 20% देने पर सहमत हुए। हालांकि जब मैं वापस गई और उनसे जोरदार बहस हुई तो वे 40% देने पर इस शर्त पर सहमत हुए कि मैं कंपनी का पूरा नियंत्रण छोड़ दूं। बाई रुयू उन शब्दों को कहते समय बहुत पीड़ा महसूस कर रही थी। अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद बाई परिवार समूह की समग्र स्थिति को स्थिर करने में मदद करने के लिए वर्षों से किए गए अपने अथक प्रयासों को एक तरफ रखते हुए मैंने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की है, भले ही मैंने कोई बड़ा योगदान न दिया हो। मेरी अपनी माँ का ही उदाहरण ले लीजिए, जिनका समूह कंपनी में अत्यधिक काम करने के कारण निधन हो गया। यह अविश्वसनीय है। उन तीनों महिलाओं, माँ और बेटियों का कुल वजन एक नाजायज बच्चे के वजन से भी कम है। सच कहें तो बाई रुयू को बाई परिवार की संपत्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि उसके मन में एक ऐसी कड़वाहट थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। किन लैंग ने बोलने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, तो अब आपकी क्या योजनाएं हैं? बाई रुयू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर यह पहले की बात होती तो भले ही मुझे एक पैसा भी न मिलता, मैं उस नाजायज बच्चे को बख्शती नहीं। मैं बस मामले को खींचती रहती। जब तक मैं जिंदा हूँ बाई परिवार का पैसा इतनी आसानी से किसी और को नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं डरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता और क्या क्या धमकियाँ दे सकते हैं। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे पिता को सिर्फ उस नाजायज बच्चे की फिक्र है। मेरे परिवार में सिर्फ बाई शियाओयुन ही है। उसकी खातिर मैं अब और जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। मुझे डर लग रहा है। बाई रुयू सचमुच बहुत डर गई थी। अगर तथ्य उसके सामने न होते तो वह वास्तव में यह विश्वास नहीं कर पाती कि उसके पिता एक नाजायज बच्चे की खातिर बाई शियाओयुन को शेर की गुफा में डाल देंगे। उसे अब जुआ खेलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि उसे डर था कि इससे कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उसकी बहन को नुकसान पहुंचे। युवा स्वामी किन, बाई रुयू ने अपने दुख को दबाते हुए किन लैंग की ओर देखा। आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे अपने पिता ऐसा जघन्य कृत्य करेंगे। बाई रुयू ने अपने होंठ दबाए और कहा, पिछली बार तो मैंने आपकी बात मान ली थी।
मैं आपकी कंपनी का कार्यभार संभालने, उसे आपके लिए चलाने को तैयार हूं, और अगर आप अपनी हिस्सेदारी छोड़ना नहीं चाहते हैं तो भी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। भाई परिवार, उसके पिता ने इतनी हदें पार कर दी हैं, अब उसके पास सहारा लेने के लिए और क्या बचा है, कल्पना करने के लिए और क्या बचा है? क्या उसे अपने पिता के आने और उससे माफ़ी मांगने का इंतजार करना पड़ेगा? क्या ऐसा संभव भी है? ये तो सरासर कोरी कल्पना है। उसके पिता के मन में अपनी दोनों बेटियों के लिए ज़रा भी परवाह नहीं थी और उन्हें उन पर बुनियादी भरोसा भी नहीं था। ऐसे निर्दयी पिता पर भरोसा करने के बजाय वह अपनी दोनों बेटियों का भविष्य किनलैंग को सौंपना ज़्यादा पसंद करेगी। अभी तक तो किनलैंग ने दोनों बहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। दरअसल किनलैंग की वजह से ही छोटी बहन ड्रैगन पूल से बच निकलने में कामयाब हुई। युवा स्वामी किन, आज से मैं, बाई रुयू, कंपनी के साथ विश्वासघात करने वाला कोई काम नहीं करूंगी। मैं कंपनी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं और कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बाई रुयू ने किनलैंग को ध्यान से देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। यहाँ तक कि मैं भी। किसी को नहीं पता कि दाओ इस समय क्या सोच रही है, या वह ये सब क्यों कह रही है। किनलैंग को आश्वस्त करने और उसे अपनी दोनों बहनों की रक्षा जारी रखने के लिए लड़ने का हौसला देने के लिए। क्या यह अपनी छोटी बहन की रक्षा के लिए था, या शायद अपने पिता से संबंध टूटने के कारण ही वह मानसिक रूप से टूट गई थी? या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि किनलैंग ने उस पर असीम भरोसा जताया और उसे ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत प्रदान किया जिस पर वह निर्भर रहना चाहती थी? बाई रुयू, क्या आप गंभीर हैं? किनलैंग ने इनमें से किसी भी कारण पर विचार नहीं किया। वह आश्चर्य से अपना मुंह चौड़ा करके खड़ा रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लौटी हुई बाई रुयू ये शब्द कहने की पहल करेगी। अस्वीकार करना, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया? उसे सिर्फ दाओ के बारे में ही पता था। वह अभी अभी बाई शियाओयुन के बेडरूम में बहुत ऊब गया था। चूंकि बाई रुयू पहले ही बोल चुकी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकता था। डिंग, होस्ट ने मुख्य अभिनेत्री बाई रुयू का दिल जीत लिया है। बधाई हो, होस्ट को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 50,000 अंक मिले हैं। अगले दिन सुबह सुबह बाई शियाओयुन, जो अभी अभी उठी थी, ने पाया कि किनलैंग उसके बिस्तर के पास से गायब थी और वह जल्दी से नीचे की ओर भागी। जब वह नीचे उतरी तो उसे अपना भाई नहीं मिला, जिसकी उसे बहुत याद आ रही थी, बल्कि उसने अपनी बहन को सोफे पर थके हारे चेहरे के साथ बैठे देखा। मेरा भाई कहाँ है? बाई शियाओयुन ने चिंता से बुदबुदाया। मेरा भाई वापस चला गया है, बाई शियाओयुन। पिताजी के बारे में मुझे तुम्हें कुछ स्पष्ट करना है। बाई रुयू का सुंदर चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। जब उसने पिता शब्द का उच्चारण किया तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल आग पर भून रहा हो और एक कुंद चाकू से चीर दिया गया हो और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बाई शियाओयुन आगे बढ़ी, सोफे पर बैठ गई, अपनी बहन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे पता है, मैंने तुम दोनों को बहुत जोर से बहस करते सुना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा भाई मेरे साथ है। बाई शियाओयुन ने अपना शरीर हिलाया और धीरे धीरे बाई रुयू के पास जाकर उसके आंसू पोंछे। दुखी मत हो बहन, ठीक है। बाई शियाओयुन, बाई रुयू टूटने की कगार पर थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी भोली भाली और बेफिक्र छोटी बहन को नाजायज़ बच्चे के बारे में पता होगा। असल बात यह है कि उसने अनजान होने का नाटक किया। वह शायद अंदर ही अंदर बहुत दुखी रही होगी। मुझे बस उसे परेशानी में डालने से डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी शिकायतों को मन में ही दबा लिया और कुछ नहीं कहा। बाई रुयू ने अपनी छोटी बहन दाओ को उत्साह से गले लगाया, उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। बाई शियाओयुन, माँ हमें छोड़कर चली गई और पिताजी ने उस नाजायज़ बच्चे के लिए मुझे त्याग दिया। तुम ही मेरी एकमात्र सहारा हो। कृपया मुझे फिर कभी मत छोड़ना, ठीक है? बाई रुयू शायद किनलैंग के सामने अभी भी अपनी शिकायतों को दबा रही हो। हालांकि अपनी बहन के सामने, जिसके साथ उसका खून का रिश्ता था, उसने बिना किसी झिझक के सब कुछ कह दिया। वो भी एक लड़की है, बस उम्र में कुछ साल बड़ी। उसे न सिर्फ कंपनी में अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाने वाले उन बूढ़े धूर्त लोगों से निपटना पड़ता है, बल्कि घर लौटने पर अपने पिता से भी आमने सामने की बहस करनी पड़ती है। भला वो कैसे सब कुछ संभाल पाएगी? बहन, रोना मत, ठीक है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बाई शियाओयुन ने अपनी बहन के सिर को गले लगाया और आदत के अनुसार फेस वॉश से अपना चेहरा धोया। उसे लगा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वह रोने लगी। दोनों बहनें गले मिली और फूट फूट कर रोईं। पूरे विला में, एक ऐसी जगह पर जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था, केवल वे दोनों ही थीं। एक दूसरे के सहारे ही उनका जीवन चल रहा था। काफ़ी देर बाद बाई रुयू ने सूंघा और अपने दिल पर बोझ बने हुए दुखों को रोकर बाहर निकालने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस किया। उसने कोमल हाथों से बाई शियाओयुन का चेहरा अपनी हथेली से पोंछा और दर्द भरे स्वर में कहा, बाई शियाओयुन, रो मत। अगर तुम फिर से रोई तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा और तुम सुंदर नहीं लगोगी। बाई शियाओयुन ने सिसकी भरी अपनी आंखें पोंछीं और चिंता से दाओ से पूछा, बहन, क्या रोते समय मैं बदसूरत दिखती हूँ? कल रात भी मैं भाई की बाहों में रोई थी, क्या वो मुझसे नफरत करेगा?
बाई रुयू रोते रोते हंस पड़ी, बिल्कुल भी बदसूरत नहीं। बाई शियाओयुन जैसी प्यारी लड़की को भला कोई कैसे नापसंद कर सकता है। बाई शियाओयुन ने प्रशंसा सहर्ष स्वीकार की और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। अगर मेरे भाई को ये पसंद नहीं आया तो बड़े होकर मैं उससे यह नहीं कह पाऊंगी कि मैं उसकी पत्नी बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? बाई रुयू ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। वह काम जो उसकी छोटी बहन दिन रात करना चाहती थी, वह काम जो वह किनलान की पत्नी बनने के बाद ही कर सकती थी, उसने पिछली रात तय समय से पहले ही कर लिया था, और वह भी दुगने पैमाने पर। न तो उसका ऐसा कोई इरादा था और न ही उसमें इतनी क्षमता थी कि वह अपनी बहन को किनलैंग के बारे में सोचने से रोक सके, इसलिए वह केवल किनलैंग से और अधिक मांगे ही कर सकती थी। बाई शियाओयुन, आज रात घर जाओ। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बचाव की खुशी में एक भोज का आयोजन किया है और यहाँ तक कि विदेश से ऊंची कीमत पर एक उन्नत अंगरक्षक भी मंगवाया है। तुम इस भोज की मेज़बान हो। बाई शियाओयुन ने अपना सिर जोर से हिलाया, मैं वापस नहीं जा रही, मैं उसे देखना नहीं चाहती। बाई शियाओयुन जैसी लड़की की तो बात ही छोड़िए, जो अपने दिल की बात खुलकर कह देती है, ऐसी स्थिति में तो सबसे चालाक लड़की भी सहज रूप से मना कर देती। तुम्हारा अपहरण हुआ था, ओह, अब जब दूसरों ने तुम्हें बचा लिया है तो तुम जश्न की दावत दे रहे हो। एक पिता इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या वह सिर्फ बाहरी लोगों को दिखाने के लिए नाटक कर रही है, अपनी बेटी की भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं रख रही? बाई रुयू ने अपनी छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार से और गंभीरता से समझाते हुए कहा, बाई शियाओयुन, कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं। बात को इतना तनावपूर्ण बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मन ही मन उसे कुछ और बार कोस सकती हो, उसे एक बड़ा बुरा आदमी समझकर। और आज रात भोज में आपका भाई किनलैंग भी उपस्थित रहेगा। बाई शियाओयुन की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसने नखरे दिखाते हुए कहा, ओह, तो मैं वापस जाऊंगी, लेकिन उस बड़े बदमाश पापा से बात नहीं करूंगी। ... बाई शियाओचुन के निमंत्रण पर तियानहाई शहर की लगभग सभी हस्तियां बाई परिवार के प्रांगण में आईं। यदि उन्हें कोई महत्वपूर्ण काम भी करना हो तो वे या तो अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी जगह भेजते हैं या पहले से सूचना दे देते हैं। बाई शियाओचुन की बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता देने, उसके नाजायज़ बच्चे और अपनी ही बेटी के अपहरण की व्यवस्था करने के बावजूद बाई शियाओचुन अभी भी तियानहाई शहर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह प्रकार जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाई शियाओचुन बेहद पारंपरिक हैं और अपने ही आंगन में शायद ही कभी भोज आयोजित करते हैं, जो दर्शाता है कि यह आयोजन कितना भव्य था। भोज में बाई रुयू बेहद सजी धजी थीं, उनकी लंबी बैंगनी पोशाक जमीन पर घिसट रही थी, उनका लहराता हुआ शरीर और हर हरकत कई पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। बाई शियाओयुन ने एक शुद्ध सफ़ेद राजकुमारी पोशाक पहनी थी, जिसका छाती वाला हिस्सा एक बड़े वक्र में फैला हुआ था, जो इसे विशेष रूप से आकर्षक बना रहा था। इतनी कम उम्र में ही उसका दिमाग कितना खुला है। अगर वह कुछ साल और बड़ा होता तो कैसा होता? फिर क्रिस्टल के जूतों और सफ़ेद मोजों में उन सुडौल टांगों को देखिए। युवा चेहरे और बड़े स्तनों वाली लोली शैली ने वाकई बड़ी संख्या में प्रशंसकों को आकर्षित किया है। वाह, कितना सुंदर और मर्दाना आदमी है। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो लगभग यंग मास्टर किन जितना ही आकर्षक है जिन्हें मैंने पहले देखा है। हे भगवान, आजकल तियानहाई शहर में क्या चल रहा है? इतने सारे हैंडसम लड़के और दिलकश शख्सियतें हैं, मैं किसे चुनूं? छी, बेशर्म औरत, तुम्हें कौन चाहेगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कई संभ्रांत हस्तियों ने एक कोने में लाल शराब की चुस्कियां लेते एक युवक को देखा। उसकी आंखें उदास थीं, उनमें थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी और वे सबकी ओर आकर्षित हो रही थीं। श्री ये फैंग, आपके आने और मेरी बहन के अंगरक्षक बनने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद। बाई रुयू उस युवक के पास गई, आभार व्यक्त करते हुए अपने लाल शराब का गिलास उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। उसके बगल में बैठी बाई शियाओयुन की बड़ी बड़ी नम आंखों में भी आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। बाई शियाओयुन के एक फैंगल के रूप में वर्षों के अनुभव के आधार पर यह एक और आकर्षक लड़का है। बेशक जिस लड़की ने पहले ही किसी को चुन लिया है वह तो बस हैरान रह जाएगी और कुछ नहीं करेगी, वरना ये किसी लड़की का मोह नहीं बल्कि किसी और के प्यार में पड़ जाना होगा। ये फैंग मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी और उसने दोनों बहनों को सूक्ष्मता से देखा। इन दो खूबसूरत बहनों से जैसी उम्मीद थी, उनकी कदकाठी और खूबसूरती दोनों ही 95 अंकों से कहीं अधिक है। विदेशों में कई साल बिताने और पश्चिमी महिलाओं के सुडौल शरीर की आदत होने के कारण ऐसी आकर्षक और पतली चीनी सुंदरियों को देखकर उनका दिल खुशी से झूम उठा। बाई शियाओयुन, आपका अंगरक्षक होना मेरे लिए सम्मान की बात है। जहां तक युवतियों की बात है, मैंने श्री बाई से सुना है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं दोनों युवतियों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। एक ही वाक्य से ये फैंग ने उन दोनों को अपनी सुरक्षा में ले लिया। बेशक अपने कौशल और क्षमताओं के बल पर चीन में भी ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के समर्थन के बिना भी वह सक्षम था।
तो क्या हुआ? वह 2 महिलाओं की रक्षा करना चाहता है, उसे और किस बात की चिंता करने की जरूरत है? ये वह पूर्ण आत्मविश्वास है जो शक्ति से आता है। बाई शियाओयुन ने अपनी खूबसूरत बड़ी आंखों से ये फैंग को घूरते हुए संदेह भरी निगाहों से पूछा, क्या तुम मेरी भी रक्षा करोगे? लेकिन मेरा तो पहले से ही एक बड़ा भाई है, क्यों न तुम मेरी बहन की ही रक्षा कर लो? ठीक है भाई, ये फैंग ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा भाई है? हाँ, मेरा अपहरण होने के बाद मेरे भाई ने मुझे बचाया था। बाई शियाओयुन की आंखें किनलांग के बारे में बात करते हुए चमक उठीं। हालांकि ईमानदारी से कहें तो वह ये फैंग को भी बहुत सुंदर मानती थी, लेकिन अपने बड़े भाई की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। उसकी दीवानगी से मूर्ख मत बनो, एक बार जब वह किसी के प्रति मन बना लेती है तो वह अविश्वसनीय रूप से एकाग्रचित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बाई शियाओयुन ये फैंग को नापसंद करती है, लेकिन उसे चिंता है कि अगर वह ये फैंग को अपनी रक्षा करने देती है तो क्या होगा अगर उसका भाई गलत समझ ले। बाई रुयू लगभग हंस पड़ी। उसकी बहन इतनी देर से बोल रही थी लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया था। उसने बीच में ही रुककर धीरे से समझाया, किनलांग ने बाई शियाओयुन को बचाया था, इसलिए बाई शियाओयुन के दिल में किनलांग उसके भाई जैसा है। श्रीमान ये, कृपया गलत न समझें। किनलैंग, ये नाम सुनते ही ये फैंग की भौहें सहज रूप से और भी सिकुड़ गईं। उन्होंने बाई शियाओचुन के साथ विदेशों में व्यापार किया था और पहले भी बाई शियाओचुन के काफिले की रक्षा की थी। इस बार निमंत्रण स्वीकार करने का उनका कारण केवल बाई परिवार की बहनों की रक्षा करना नहीं था, वे दाव को पहले से नहीं जानते थे। बाई परिवार की बहनें कैसी दिखती हैं ये भी उन्हें नहीं पता था। इसका सीधा सा कारण ये था कि बाई शियाओचुन ने कुछ शब्दों में किनलांग का नाम लिया था। वह उस आदमी को भला कैसे भूल सकता है जिसने उस युवती को उसकी संपर्क जानकारी मिटाने के लिए मजबूर किया था। बाई शियाओयुन ने कहा, छोटी मालकिन, अगर मेरी जानकारी सही है तो श्री किनलैंग की बाहर बहुत बदनामी होगी, है ना? ये फैंग मुस्कुराया। उसका इरादा किनलैंग को नीचा दिखाने का नहीं था, बल्कि उसने केवल उसकी सार्वजनिक छवि का जिक्र किया था। लेकिन किस्मत से इस लड़के की मुलाकात प्रेम में डूबी लड़की बाई शियाओयुन से हो गई। उसे जनमत या ऐसी किसी भी बात की परवाह नहीं है। अगर कोई किनलांग के बारे में कुछ बुरा कहता है तो बाई शियाओयुन को लगता है कि उस व्यक्ति में कोई समस्या है। अगर 100 लोग कहते हैं कि किनलांग बुरा है तो बाई शियाओयुन को लगता है कि उन सभी 100 लोगों में कोई न कोई समस्या है। ये फैंग की बातें सुनकर बाई शियाओयुन ने तुरंत अपने हाथों को कमर पर रख लिया। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे भाई के बारे में बुरी बातें क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के बारे में सुनना उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने जितना अच्छा नहीं होता? तुम अपने भाई से कभी मिले भी नहीं हो और अभी से उसके बारे में बुरा भला कह रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अपने भाई से जलती हो, है ना? पक्का यही बात है। उसका भाई उसकी रक्षा करता है लेकिन तुम नहीं, इसलिए तुम जलती हो, है ना? कितना परेशान करने वाला है। अब मुझे तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। जोर जोर से गाली देने के बाद बाई शियाओयुन ने देखा कि किनलैंग आंगन के प्रवेश द्वार से अंदर आ रहा है। उसने तुरंत ये फैंग से बहस करना बंद कर दिया और दौड़कर उसके पास गई, मानो कोई नन्हा चिड़िया का बच्चा उसकी बाहों में सिमट गया हो। भाई, तुम अभी क्यों आ रहे हो? ये फैंग नाम के उस अंगरक्षक ने कहा था कि बाहर तुम्हारी बदनामी है। बाई शियाओयुन ने शिकायत करते हुए किनलैंग की बाहों में अपना शरीर थोड़ा हिलाया और लेटने के लिए एक आरामदायक स्थिति ढूंढी। फिर श्रेय पाने की उत्सुकता में दाओ ने कहा, लेकिन भाई, अब आपको जीवन शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही आपके लिए उसे डांट दिया है। हाँ हाँ। ओह, सच में? तो मुझे अपने पिता को वापस लाने में मदद करने के लिए बाई शियाओयुन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किनलैंग ने स्नेहपूर्वक छोटी बच्ची के सिर को सहलाया और साथ ही पास ही खड़े ये फैंग की ओर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देखा। उनकी निगाहें मिलीं। जब उनकी निगाहें मिलीं तो ऐसा लगा मानो बिजली की चिंगारी टकरा रही हो, बुद्धि की लड़ाई हो रही हो। किनलैंग ने मन ही मन व्यंग्य किया, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था। फिर भी ये फैंग बाई परिवार की बहनों के साथ जुड़ने में कामयाब रहा और यहाँ तक कि उनके अंगरक्षक के रूप में भी काम करने लगा। यह उल्लेखनीय है कि मूल कहानी में ये फैंग ने गलती से बाई शियाओयुन को ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से बचाया था। बाई परिवार की बहनों के साथ उनकी मुलाकात की यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन अब उन्होंने उस अवसर को ही छीन लिया है। ये फैंग फिर भी बाई परिवार की बहनों के सामने पेश हुई। ये कहना ही पड़ेगा कि यह लड़का महिलाओं के बीच वाकई बहुत लोकप्रिय है। अफसोस की बात है, अगर ये फैंग समय से पहले भी लौट आता तब भी बहुत देर हो चुकी होती। उसने ये फैंग का सीधे सामना नहीं किया। इसके बजाय एक नज़र मिलाने के बाद उसने बाई शियाओयुन के कंधे पर हाथ रखा और कहीं और चला गया। दूसरी ओर ये फैंग ने आंखें सिकोड़कर देखा। उसे किनलैंग के बारे में कुछ असामान्य महसूस हुआ। अपनी निगाहें हटाने के बाद उन्होंने बाई रुयू की ओर देखा। उनकी आवाज़ कुछ ठंडी थी। मिस बाई शियाओयुन के बारे में, यंग मिस और किनलैंग के रिश्ते के बारे में आपके क्या विचार हैं? उद्धरण चिन्ह।
हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? बाई रुयू ने मन ही मन सोचा, वह इसे खड़े होकर, बैठकर या लेटकर देख सकती है, या फिर वह और क्या कर सकती है। हालांकि उसने पूरी उदासीनता से बात की। दाओ ने कहा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बाई शियाओयुन भोली है और युवा स्वामी किन ने उसे अपहरणकर्ताओं से बचाया था, इसलिए उनके बीच घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। और हाँ श्रीमान, ये मुझे बार बार मिस बाई दा कहकर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत औपचारिक लगता है। बस मुझे बाई रुयू कहिए, व्यापार जगत में सभी लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। ये फैंग ने धीरे से कहा, हालांकि जहां तक मुझे पता है बाई शियाओयुन यंग मिस के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि किन लैंग ने पुलिस से पहले ही बाई शियाओयुन को ढूंढ लिया। यंग मिस को बचा लिया गया। यहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर विश्वास करना मुश्किल है, बाई दा। बाई रुयू, क्या तुम्हें कोई संदेह नहीं था? ये फैंग ने मन ही मन उपहास किया। क्या तुम उसे मात देने की कोशिश कर रहे हो? मैंने विदेशों में किस तरह की गंदी चालें नहीं देखी हैं। ये छोटी सी चाल केवल बाई शियाओयुन जैसी भोली भाली बच्ची को ही बेवकूफ़ बना सकती है। उसके सामने उसकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। उन्होंने पहले ही इसे इस तरह से कहा है, तो निश्चित रूप से बाई रुयू जैसे चतुर व्यापारिक अभिजात वर्ग को ये बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल सही, उसका मतलब यही था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि किन लैंग ही अपहरण के पीछे था। उसने जानबूझकर एक बुरा काम किया ताकि संकट में फंसी युवती को बचाने वाले नायक की छवि बन सके। बाई रुयू ने ये फैंग की ओर उदासीनता से देखा, कुछ पल सोचा और फिर उसकी आवाज़ सपाट हो गई, जिसमें कोई शिष्टाचार नहीं था। श्रीमान ये फैंग, मैंने अभी जो कहा वह वापस लेती हूँ। अब से कृपया मुझे मिस बाई कहकर बुलाएं। बाई रुयू, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ये फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि बाई शियाओयुन। छोटी मालकिन, आप कितनी भोली हैं, क्या आपको इस बारे में कभी कोई शक नहीं हुआ? बाई रुयू चुप रही। क्या उसे कभी किन लैंग पर शक नहीं हुआ था? नहीं। जब किन लैंग ने दिंगफेंग सभा में बताया कि उसकी बहन का उस दोपहर अपहरण कर लिया गया था, तो उसने तुरंत किन लैंग पर संदेह किया और उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हकीकत ने उसे करारा तमाचा मारा। किन लैंग इस सब का मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उसने अपनी बहन को अपहरणकर्ताओं से बचाया था। श्री ये फैंग, मुझे बस इतना ही कहना है। मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि कुछ बातें उतनी सरल नहीं होती जितनी आप सोचते हैं। आप किन लैंग के चरित्र पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बाई शियाओयुन के मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बाई रुयू अपना शराब का गिलास लेकर चली गई और आगे कुछ भी बोलने का इरादा नहीं जताया। ये फैंग के बारे में उसकी पहली धारणा वास्तव में काफ़ी अच्छी थी। वह शांत, संयमित और चमकदार आंखों वाला था, जिससे पता चलता था कि वह बहुत बुद्धिमान था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका कुछ ज़्यादा ही अनुमान लगा लिया गया था। ये फैंग ने बाई रुयू की खूबसूरत पीठ को निहारा, अपनी पकड़ कसता गया, जिससे शराब का गिलास चरमरा उठा और कराहने लगा मानो वह टूटने ही वाला हो। ऐसा कैसे? वह लोगों को परखने में हमेशा से ही बहुत माहिर रहा है। बाई शियाओयुन ने उसे गलत समझा और उसे डांटा, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर सकता था। आखिरकार ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप का नेता जीवन और मृत्यु का आदी था, तो वह उस जैसी छोटी लड़की के चक्कर में क्यों पड़ेगा? लेकिन बाई रुयू भी इस तरह प्रतिक्रिया क्यों देगी? क्या ऐसा हो सकता है कि किन लैंग ने इन दोनों बहनों को नशीली दवा दी हो? ये फैंग को ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि अगर वह कितना भी दिमाग खपा लेती, तब भी शायद वह ये कल्पना नहीं कर पाती कि बाई शियाओचुन, यह शातिर रईस, उसकी बेटी के अपहरण के पीछे असली मास्टरमाइंड था। एक शातिर लोमड़ी ने बुरे कर्म करने के बाद न केवल रुकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने किन लैंग द्वारा अपनी बेटी को अपने चंगुल से छुड़ाए जाने का जश्न मनाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन भी किया। उन्होंने तो खासतौर पर ये फैंग नाम के एक अनुभवी अंगरक्षक को भी काम पर रखा था। ये फैंग मूल कृति का नायक है, ये सच है, लेकिन वह एक इंसान भी है। किन लैंग जैसे व्यक्ति को छोड़कर, जिसे साजिश की पहले से ही जानकारी थी, बाई शियाओचुन जैसे धूर्त बूढ़े लोमड़ी को, जिसने इतनी बार भेष बदला था, भेष कैसे बदला जा सकता था? आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? कौन सा कदम गलत हुआ? ये फैंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके विचार अस्त व्यस्त थे, उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आखिर हमसे गलती कहाँ हुई? ये फैंग की हमेशा की तरह की चिड़चिड़ाहट फिर से उभर आए और वह चुपचाप एक कोने में चला गया, अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा। युद्ध क्षेत्र में वर्षों के अनुभव ने उन्हें सिखाया कि आप कहीं भी हों, शांत रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपनी तर्कशक्ति खो देते हैं और अंततः हार का सामना करते हैं। बाई रुयू। कार्यक्रम स्थल के केंद्र में किन लैंग ने धीरे से आवाज दी और पीछे से बाई रुयू के पास पहुंची। बाई रुयू सिहर उठी, फिर मुड़कर किन लैंग को संदेह भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? किन लैंग ने गंभीरता से कहा, मुझे अभी भी आपसे कंपनी के मामलों पर ठीक से चर्चा करनी है।
आखिरकार यह मेरा पहला व्यावसायिक अनुभव है और मैं लापरवाही नहीं कर सकता। भले ही आप इस क्षेत्र में कुशल हों, फिर भी हमें सब कुछ स्पष्ट करना होगा, है ना? यह असुविधाजनक है। बाई रुयू ने अपनी आंखें घुमाईं। मिस बाय, आपने क्या कहा? कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और निजी तौर पर काम की बात करते हैं। किसी को गुजरते देख किनलैंग ने जानबूझकर अपनी आवाज़ 8 सप्तक तक ऊंची कर ली, अनजाने में गुजर रहे मेहमानों से बचते हुए, और फिर बाई रुयू को ऊपर जाने के लिए कहने से पहले उसकी पीठ पर कुछ बार थपथपाया। 1 घंटे बाद, डिंग, बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 1000 अंक प्राप्त कर लिए हैं। किसी गड़बड़ी की आशंका से बाई रुयू दूसरी मंजिल से सबसे पहले नीचे उतरी, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। अगर किसी मेहमान ने ध्यान दिया भी तो वे यही सोचेंगे कि मिस बाय आज रात सचमुच खुश थीं और उन्होंने अनजाने में ज़रूरत से ज़्यादा रेड वाइन पी ली थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति का विचार नहीं है, बाई रुयू से परिचित सभी लोग इस भावना को साझा करते हैं। निश्चित रूप से बाई शियाओयुन, जिसने अभी अभी अपना नाटक समाप्त किया था, खुशी खुशी बूढ़े पुरुषों के समूह से अलग हो गई और अपनी बहन की ओर दौड़ पड़ी। अपने प्यारे भाई को न देखकर उसने चारों ओर देखा और बेचैनी से अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए दाव से शिकायत की, बहन, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या ये सब दिखावा है? अगर तुमने मुझे पहले से न बताया होता तो मैं 3 मिनट भी नहीं टिक पाती। वे बूढ़े लोग बड़े ही घिनौने हैं। वे सब उसकी बेटी से प्यार करने और अपने रिश्ते के प्रति समर्पित रहने के लिए उसकी तारीफ करते हैं। कुछ ने तो उसे दोबारा शादी करने की सलाह भी दी। उन बूढ़े लोगों को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था। शायद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने न केवल अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी तथाकथित भक्ति सरासर बकवास थी। बाई जियाओयुन, बाई रुयू ने घबराकर हाथ बढ़ाया और अपनी मुखर छोटी बहन का मुंह ढक लिया। चारों ओर नज़र घुमाते हुए उसने हाथ हटा लिया। बकवास मत करो, बाई शियाओयुन ने मुंह बनाया, फिर अपनी बहन की बांह को गले लगाया और नखरे भरे लहजे में बोली, ओह बहन, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था। इसके अलावा आसपास इतने सारे लोग होने के कारण किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाई शियाओयुन कुछ हद तक उदासीन लग रही थी और यह स्पष्ट नहीं था कि दाओ ने वास्तव में पहले से अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दिया था या वह जानबूझकर अपनी असंतुष्टि को इस तरह व्यक्त कर रहा था जैसे वह चाहता हो कि कोई उसे सुने। उसने अपनी बहन को देखा, उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। वह आगे बढ़ी, एक उंगली बढ़ाई और धीरे से अपनी बहन के होंठों के कोने को छुआ। मिल्की क्यूई ने शिकायत की, बहन, तुम कितनी लालची हो। आज दावत है और तुम अभी भी ऊपर छिपकर खाना चुरा रही हो। यह क्या है? मुझे इसे आजमाने दीजिए। बोलते बोलते वह अपनी उंगली मुंह में डालने ही वाला था। रुको, कुछ भी मत खाओ। बाई रुयू ने झट से अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। वह अपनी पेटू छोटी बहन को लेकर थोड़ी चिंतित थी और उसने अपने हाथ से अपने मुंह का कोना भी साफ कर लिया। अभी बहुत सारे मेहमान हैं, मेरी बात सुनो, बाई रुयू ने दिलासा देते हुए फुसफुसाया। मेरी छोटी बहन हर तरह से अच्छी है, सिवाय इसके कि वह अपने अत्यधिक खाने की आदत और लड़कियों के प्रति अपने आकर्षण से छुटकारा नहीं पा सकती। अगर हम उन्हें ठीक से नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा अगर वे भविष्य में अजनबियों द्वारा दी गई चीज़ें खाना शुरू कर दें? बाई शियाओयुन, तुम भी यहाँ हो। क्या संयोग है? किनलैंग बेहद प्रसन्नता से सीढ़ियों से नीचे उतरी और सीढ़ियों के नीचे खड़ी दोनों बहनों का अभिवादन किया, मानो यह एक संयोग ही हो। बाई शियाओयुन को कैसे पता चल सकता था कि दाओ के साथ अभी अभी क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो किस्मत ने उन्हें मिला दिया हो। वह घर के इस कोने में आए और अचानक अपने भाई से टकरा गई। ये सचमुच नियति थी। भाई, तुम अभी कहाँ गए थे? लोग शराब पीने के लिए घसीटे जा रहे थे और तुमने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। वे बूढ़े लोग बड़े ही नीच थे, वे सब मेरी शराब पीने की क्षमता की तारीफ कर रहे थे ताकि वे मुझे और शराब पिला सकें। बाई शियाओयुन ने किनलैंग की कमर को गले लगाया और नाराज़गी से बुदबुदाई, ये सब दिखने में तो बहुत दोस्ताना लगते हैं, लेकिन असल में ये सब बुरे लोग हैं। इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि लोग शराब पीना पसंद करते हैं या नहीं। मेरे भाई की मुस्कान सबसे सच्ची है, हाँ हाँ। किनलैंग ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, जब मुस्कुराने की बात आती है तो मुझसे ज़्यादा ईमानदार कौन हो सकता है? फुफकार। किनलैंग की खुशी कुछ ही पलों में शांत हुई कि अचानक उसका चेहरा बिगड़ गया और वह हौंफने लगा। उसने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि 2 पतली उंगलियां उसकी कमर को जकड़कर मरोड़ रही हैं, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा है। दर्द असहनीय था? जी हाँ, युवा स्वामी किन, जब मुस्कुराने की बात आती है तो आपसे ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है? बाई रुयू ने बनावटी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए उसे जोर से चुटकी काटी और फिर पीछे हट गई। उसने किनलैंग को गुस्से से घूरा। आज से पहले वह भी अपनी बहन की राय से पूरी तरह सहमत थी। हालांकि आज के बाद, खासकर किनलैंग की मोहक मुस्कान से धोखा खाकर ऊपर जाने के बाद, उसे अब किनलैंग पर विश्वास नहीं रहा। क्या आप पहले कभी किसी रिश्ते में रही हैं? किनलैंग ने बाई रुयू से कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा।
बाई रुयू ने हैरानी से पूछा, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बात पर शक हो? ऐसा कैसे हो सकता है? किन लैंग कल रात अंधा नहीं था। क्या दाव ने सोफे पर खून के धब्बे नहीं देखे थे? किन लैंग के होंठ फड़कने लगे। मैं बस उत्सुक हूँ, आपको किसी महिला की विशेष क्षमता के बारे में कैसे पता है, या यूं कहें कि क्या वह क्षमता आपके जीन में निहित है? आपको इसे सीखने की भी आवश्यकता नहीं है, यह आप में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। क्या कमर को चुटकी से पकड़ने की यह क्षमता वास्तव में एनडीए के भीतर छिपी एक निष्क्रिय चाल हो सकती है? ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की सहज रूप से उस ऊर्जा को प्रकट कर सकती है। पता नहीं आगे क्या होगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अगली बार ज्यादा सावधान रहना। बाई रुयू ने चिढ़कर कहा। किनलैन को उसकी करनी का फल मिलते देख उसे बेहद गर्व महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा, देखते हैं अगली बार उसकी हिम्मत कैसे हुई। भोज अपने चरम पर पहुंच चुका था, सभी अपेक्षित अतिथि आ चुके थे और यहाँ तक कि वे भी आ चुके थे जिनके आने की उम्मीद नहीं थी। उदाहरण के लिए मुरेन इंटरनेशनल के म्यू युयान। वह अभी भी अपनी काली ऑफिस लेडी यूनिफॉर्म और काली स्टॉकिंग्स पहने हुए थी, क्योंकि वह अभी अनुसंधान एवं विकास केंद्र से आई थी। उसने मूल रूप से नहर बिछाने से संबंधित कुछ दस्तावेजों को संभालने के लिए कंपनी वापस जाने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उसे इनिंग से पता चला कि किनलैंग बाई परिवार के भोज में शामिल हुआ था, तो वह अपने कपड़े बदले बिना ही दौड़कर वहां पहुंच गया। एक और मू युयान बिना मेकअप के भी सबको मात दे सकती है और उसे अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर वह ये देखना चाहती थी कि पर्दे के पीछे की बॉस किनलैंग इन दिनों क्या कर रही थी, जब वह ब्यूटी पिल में व्यस्त थी और उसके पास सोने का भी समय नहीं था। उसकी निगाहें एक पत्नी की तरह चारों ओर घूमी, जैसे कोई पत्नी अपने पति को धोखा देते हुए पकड़ ले, और लगभग तुरंत ही उसने किनलैन का चिड़चिड़ा चेहरा देख लिया। विशेषकर जब उसने देखा कि जुड़वां सुंदरियां बाई रुयू और बाई शियाओयुन किनलैन को घेरे हुए हैं, तो उसके दिल में द्वेष की लहर दौड़ गई। सुंदर युवती, ऐसा लगता है कि आपको वहां मौजूद वे किन पुरुष पसंद नहीं हैं। ये फैंग, जो अभी अभी शांत हुआ था, ने देखा कि दरवाजे पर लगभग तुरंत ही एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई थी। उसका चेहरा और शरीर औसतन 95 से अधिक अंक का है और उसने काले रंग की स्टॉकिंग्स वाली ऑफिस लेडी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। शायद महिलाओं के लिए इस तरह की ऑफिस ड्रेस एक उदार और उपयुक्त विकल्प है, लेकिन पुरुषों के लिए, और मैं केवल ये फैंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक अनोखा आकर्षण है। ये फैंग ने विशेष रूप से मू युयान की खूबसूरत आंखों में गुस्से को देखा और तुरंत उससे बातचीत शुरू कर दी। मू युयान अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी, इसलिए उसे किसी के साथ छेड़छाड़ करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही वह इसे हल्के में लेने वाला था, उसने देखा कि किनलैंग उसे देख रही है और उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना तुरंत जागृत हो गई। उसने अपने बगल में बैठे ये फैंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, और दाओ ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हें भी वह किनलैंग नाम का लड़का पसंद नहीं है। ये फैंग ने सिर हिलाया। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। दाओ के बारे में मेरे पास जो जानकारी है उससे तो साफ है कि यह लड़का बिगड़ा हुआ बच्चा है जो हर तरह के बुरे काम करता है, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में वह मेरे विचार से बिल्कुल अलग है। ये फैंग एक ही गलती को दोबारा दोहराने से डरता था, उसे डर था कि कहीं वह फिर से वही गलती। इस बार अपनी धारणाओं को तुरंत बताने या किनलैंग को बदनाम करने के बजाय उन्होंने प्रश्नवाचक लहजे में अपने ही प्रश्न उठाए। हो सकता है कि आपकी जानकारी गलत न हो, बल्कि समस्या उन लोगों में से कुछ में हो। मू युयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और किनलैंग और बाई परिवार की बहनों को पास आते देख उसने जानबूझकर बड़बड़ाना जारी रखा, यांजिंग में किनलैंग एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जिसने अनगिनत बुरे काम किए थे। ये फैंग हंसते हुए किनलैंग को अपनी ओर आते हुए देखकर मुस्कुराया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, युवा स्वामी किन, आपका नाम तो किंवदंती है। लगता है इस युवती ने जो कहा वह महज सुनी सुनाई बात नहीं है। ये निराधार है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किनलैंग ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, लेकिन मू युयान को कुछ संदेह भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, मैं तो बस जिज्ञासावश यहाँ आ गया था। लगता है आप दोनों अच्छी बातचीत कर रहे हैं, आएं और एक नज़र डालें। मू युयान की खूबसूरत आंखों ने किनलैंग को बाएं से दाएं तक देखा। क्या सच में उसमें इतनी हिम्मत है कि वह हमसे मिलने आ रहा है? दोनों और दो सुंदरियों के होते हुए भी क्या वह संतुष्ट नहीं है? क्या वह खुद को भी इस समूह में शामिल करना चाहती है? अब आप समझ गए, क्या आप संतुष्ट हैं? हालांकि मू युयान को लग रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इस समय उसकी घृणास्पद प्रतिस्पर्धी भावना जागृत हो रही थी। किन आधारों पर? ऐसा क्यों है कि किनलैंग बाई परिवार की बहनों के इतने करीब आ सकती है जबकि उसे अकेले ही रहना पड़ता है, जबकि यह अनुबंध के दायरे में है? ये नियम किसने बनाया? ये फैंग को कुछ शक हुआ। उसे लगा कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। क्या काली स्टॉकिंग्स और ऑफिस लेडी की यूनिफॉर्म पहने इस बेहद खूबसूरत महिला का किनलैंग के साथ कोई संदिग्ध रिश्ता? क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? ये फैंग ने मू युयान की ओर देखा। उन्हें बाई परिवार की बहनों से दोबारा सामना होने की चिंता थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी शत्रुता कम कर दी।
ऐसा नहीं था कि किनलांग के प्रति उनकी शत्रुता सचमुच समाप्त हो गई थी, ये केवल मु युयान की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए एक रणनीतिक पीछे हटना था। मु युयान ने उपहास करते हुए सवाल को तिरस्कारपूर्वक खारिज कर दिया। गलतफहमी क्या हो सकती है? बात तो बस इतनी सी है कि मेरी उससे सगाई हो चुकी है ना? सगाई। उन दो शब्दों को सुनते ही बाई शियाओयुन की बड़ी बड़ी नम आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत किनलैंग की ओर देखा। भाई, क्या हो रहा है? क्या वह तुम्हारी मंगेतर है? उद्धरण चिन्ह। बाई रुयु भी थोड़ी असहज लग रही थी। किनलांग को पसंद करने की बात कहना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहना है। अभी इतनी जल्दी नहीं है। हालांकि ये कहना असंभव है कि किनलैंग की सगाई को लेकर वह चिंतित नहीं थी, क्योंकि उनका रिश्ता उस मुकाम तक पहुंच चुका था। मु युयान ने ताना मारते हुए कहा, ये तो बस पिछली पीढ़ी द्वारा बनाया गया एक कागज का टुकड़ा है। कौन कहता है कि इसका पालन करना ही होगा? ये किस तरह का समाज है? लोग अब भी इतने पुराने ख्यालों वाले क्यों हैं? उसके मन में घोर क्रोध पनप रहा था, खासकर बाई परिवार की बहनों की सगाई शब्द सुनते ही हुई असामान्य प्रतिक्रिया को देखने के बाद। किनलैंग और इन दोनों बहनों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से अस्पष्ट और संदिग्ध है। वह अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को दबा नहीं सकी। पिछले कुछ दिनों से वह ब्यूटी पिल को लेकर बेहद व्यस्त और तनावग्रस्त रही हैं, लेकिन किनलैंग उनकी पीठ पीछे लड़कियों के पीछे भाग रहा है। क्या उसने कभी उसकी भावनाओं का ख्याल भी रखा? ओह, मैं समझ गया। हाँ, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। बड़ों की बात न सुनना ही बेहतर है। आपको खुद तय करना चाहिए कि आप किससे शादी करेंगे। बाई शियाओयुन ने गंभीरता से सिर हिलाया और मु युयान की राय से पूरी तरह सहमत हुई। मैं उससे शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर मु युयान अपने भाई से शादी कर लेती है तो बड़े होकर उसका क्या होगा? क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी शादी नहीं कर पाएगा? मैं तो बुरी तरह डर गई थी। बाई शियाओयुन ने अपने सीने में उठ रही घबराहट को शांत करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। किनलैंग काफ़ी देर तक मु युयान को घूरता रहा, जब तक कि मु युयान की निगाहें कुछ टलने लगीं। फिर उसने बगल में बैठे ये फैंग की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, तो बात ऐसी है। किनलैंग को पूरा यकीन है कि मछली ने चारा ले लिया है। लेकिन क्या अभी जोखिम उठाने का सही समय है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मछली पकड़ने वाली छड़ी फेंक देनी चाहिए। लैंग मछली पकड़ने में माहिर है और जो इच्छुक हैं वे चारा पकड़ लेंगे। क्योंकि यही बात है, तो मैं तुम्हारी बात को लगभग समझ गया हूँ। किनलैंग ने गहरी सांस ली, फिर मु युयान को ध्यान से देखते हुए गंभीरता से कहा, मु युयान, इस सगाई की वजह से तुम्हें जो परेशानी हुई और तुम्हारे प्रेम को पाने की आज़ादी में जो बाधा आई, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन चिंता मत करो, आज रात से यह बंधन पूरी तरह टूट जाएगा। अब से तुम किसी भी विवाह अनुबंध या समझौते से बंधे नहीं रहोगे। चलो चलते हैं। किस्मत के अजीब मोड़ से यह एक खूबसूरत कहानी बन गई है। किनलैंग ने हल्के से हंसते हुए बाई शियाओयुन का हाथ पकड़ा और मुड़कर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद वह रुका, मु युयान को हैरानी से देखते हुए पीछे मुड़ा और बोला, मैं तुम्हारे भविष्य में खुशियों की कामना करता हूँ और कामना करता हूँ कि तुम और तुम्हारा प्रियजन एक लंबा और सुखी जीवन साथ बिताओ। उद्धरण चिन्ह। किनलैंग मु युयान की नज़रों से ओझल हो गया। वह वहाँ अकेली खड़ी रह गई, कुछ हद तक स्तब्ध सी, जबकि उसके बगल में खड़ा ये फैंग भी हिचकिचा रहा था। असली, उनके अनुभव के आधार पर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। बाई शियाओयुन और बाई रुयु दोनों के अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि ऐसी स्थिति में उन्हें बधाई देने या उनकी मुक्ति की कामना करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये तो सीधे सीधे मुसीबत को न्योता देना है। देखने से तो ऐसा लगता है कि मु युयान नाम की इस खूबसूरत महिला का किनलैंग के साथ एक स्पष्ट रिश्ता है। यह कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं लगता, बल्कि किसी तरह का उलझाव लगता है। उसे लगा कि अब जाने का समय आ गया है। जाने से पहले सम्मान दिखाने के लिए ये फैंग ने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और मु युयान को देते हुए कहा, सुश्री मु, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर सुरक्षा संबंधी कोई चिंता हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब मुझे जाना होगा। मु युयान ने बिजनेस कार्ड पकड़ा और उसका हैरान चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। वह मुड़ी, ये फैंग को देखा और ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम बीमार हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये फैंग ने भौहें चढ़ाईं। मु युयान ने जोर देकर पूछा, आपने मुझे अपना बिजनेस कार्ड क्यों दिया? क्या मैंने आपसे आपका बिजनेस कार्ड मांगा था? अगर मुझे कोई सुरक्षा समस्या होती है तो सुरक्षा के पास जाने के बजाय आपके पास आने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये फैंग ने और भी गहरी भौहें चढ़ा लीं। मु युयान ने जिद करते हुए कहा, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम जा रहे हो? फिर यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह जानती हूँ? क्या औरतों से छेड़छाड़ करना तुम्हें मज़ेदार लगता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये फैंग ने भौहें चढ़ाईं। अपने गुस्सैल स्वभाव के बावजूद वह इस समय अपना आपा खोने की कगार पर था।
उसने क्या गलती की? उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सब मू युयान की अपनी गलती है, तो जब बात उसकी आती है तो सारी गलती उसी की क्यों मानी जाती है? बात यह नहीं है कि वह बीमार है, बात यह है कि मू युयान मानसिक रूप से अस्थिर है। हालांकि मू युयान ने अपनी लगातार 3 तीखी टिप्पणियां समाप्त करने के बाद बिना सिर घुमाए ही बाई परिवार के परिसर से चली गई, जिससे उसे खंडन करने का कोई मौका नहीं मिला। दरअसल ये फैंग का विचार गलत नहीं था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अक्सर बीमारियां हो जाती हैं और ये बीमारियां काफ़ी गंभीर होती हैं। विशेषकर मू युयान पर यह एक अति प्रवर्धित अवस्था थी। बाई परिवार के परिसर से निकलने के बाद मू युयान कंपनी के सभी कामों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे अपने निवास स्थान पर वापस चली गई और केवल बेचैन महसूस कर रही थी। तू कमीना किनलैंग, तू हरामखोर किनलैंग, तू बेशर्म किनलैंग, सगाई तोड़ दे, अनुबंध रद्द कर दे। अगर आप में इतनी क्षमता है तो जाए और सगाई तोड़ दीजिए। बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आप बाई परिवार की बहनों के सामने दिखावा कर रहे हैं। ये नाटक किस लिए? अगर आप सगाई तोड़ना चाहते तो क्या अब तक हिचकिचाते? धिक्कार है। अगली बार अगर तुम वापस आकर मुझसे भीख भी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें ठीक से देखूं भी नहीं। मू युयान अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते हुए बड़बड़ा रही थी और उसने अपने हाथ में एक बड़ा ध्रुवीय भालू पकड़ रखा था। यह उपहार किनलैंग ने उसकी मां के निधन के तुरंत बाद उसे दिया था। उसने बताया कि जब उसे रात में नींद नहीं आती थी तो वह उसे गले लगाकर सो जाती थी और कल्पना करती थी कि वह उसके साथ है, जिससे उसे सुरक्षित महसूस होता था और उसे नींद आने में मदद मिलती थी। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मू युयान ने दोनों हाथों से ध्रुवीय भालू की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें फटी रह गईं, मानो ये भी तनाव को कम करने के लिए काफ़ी नहीं था। उसने लापरवाही से ध्रुवीय भालू को जमीन पर पटक दिया और झुंझलाहट में उस पर कुछ बार पैर पटका। फिर वह सोफे के हेडबोर्ड से टेक लगाकर चुप हो गई। काफ़ी देर बाद, शायद इसलिए कि इस स्थिति में उसे सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था, उसने धीरे धीरे अपने घुटनों को गले लगाया और एक छोटी सी गेंद की तरह सिकुड़ गई। पुकारना, पुकारना। बेडरूम के अंदर केवल उसकी सांसें ही साफ सुनाई दे रही थीं। बाईं ओर देखते हुए उसने उस विशाल ध्रुवीय भालू को देखा जो फर्श पर लेटा हुआ था और अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। मू युयान ने अपना हाथ बाहर की ओर बढ़ाया, फिर रुक गई, मानो किसी चीज से जूझ रही हो। अंत में उसने फिर से हाथ बढ़ाया, जमीन से कुछ ही दूरी पर पड़े विशाल ध्रुवीय भालू को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी ची को जन्म नहीं दिया। मुझे उस कमीने किनलैंग से नफरत है। मुझे तुम पर ची नहीं गिरानी चाहिए थी। अगर ये फैंग यहाँ होता तो मू युयान का व्यवहार देखकर शायद उसे खून की उल्टी हो जाती। यह महिला एक विशालकाय ध्रुवीय भालू के खिलौने से भी माफ़ी मांग सकती है, बिना कभी माफ़ी मांगने के बारे में सोचे। तुम किसे डराना चाहते हो? सगाई तोड़कर सिर्फ बातें करने से क्या फ़ायदा? अगर तुम सगाई तोड़ने को तैयार होते तो क्या तुम मुझसे अनुबंध करते और मेरे प्रेमी बनते? मू युयान ने ध्रुवीय भालू को गले लगाया और मन ही मन उसका उपहास किया। किनलैंग तो बस दिखावा कर रहा था। अंत में सब व्यर्थ ही जाएगा। ठीक पिछली बार की तरह जब उसने सगाई तोड़ने की इच्छा जताई तो किनलैंग ने उसे परिवार की धमकी दी और उसे एक असमान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। देखते हैं अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम क्या क्या चालें चलोगे। वह खुद को समझाती रही कि ऐसा नहीं था कि वह किनलैंग से सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि किनलैंग के मुंह से सगाई तोड़ना शब्द सुनकर उसे बहुत असहज महसूस हुआ। अगर इस समस्या का समाधान होना भी है तो इसकी शुरुआत उसी को करनी चाहिए। और वो कमीना, वो कहाँ से आया? उसे मुझसे छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत थी? मू युयान ने ये फैंग को याद करते हुए भौहें चढ़ाईं, जिससे वह बाई परिवार के परिसर में मिली थी। किनलैंग ने उसे ये फैंग के साथ खुशी खुशी बातें करते, इसीलिए उसने गुस्से में आकर सगाई तोड़ने की बात कही। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी वजह ईर्ष्या ही रही होगी। ये सही है, किनलैंग उसे इतना पसंद करता था, वह अचानक अपना मन कैसे बदल सकता है? वह शायद ईर्ष्या कर रही है। उसे हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत है। आखिर वो अचानक बिना किसी वजह के एक अनजान व्यक्ति के साथ कैसे रिश्ता बना सकती है? इसके अलावा ये फैंग स्पष्ट रूप से एक अच्छा इंसान नहीं है, वह बहुत ही धूर्त है। इसकी तुलना में किनलैंग की घोर दुष्टता उससे कहीं बेहतर है। सब कुछ समझ लेने के बाद मू युयान अपने सिमंस बिस्तर पर लेट गई, अपने बड़े ध्रुवीय भालू को गले लगा लिया। उसका दिमाग अभी भी तेजी से चल रहा था, वह शांत नहीं हो पा रही थी। तभी बेडसाइड टेबल पर रखा मोबाइल फ़ोन बज उठा। मू युयान ने लगभग सहज ही होकर तुरंत कॉल का जवाब दिया। मैंने किनलैंग की बात नहीं सुनी। माफ़ी मांगने के बजाय फ़ोन के दूसरी तरफ लिन वानकिंग की आवाज़ में घबराहट थी। युयान, तुम्हारे और शियाओकिन के बीच क्या हुआ? किन के परिवार ने अभी अभी फ़ोन करके ऐसा क्यों कहा कि अगर आपको कोई और पसंद है तो आपको निडर होकर उसका दिल जीतना चाहिए और सगाई की बाध्यताओं की चिंता नहीं करनी चाहिए?
धमाका। लिन वानकिंग के शब्द मु युयान के दिमाग में गूंज उठे, जिससे वह स्तब्ध और बिस्तर पर जम सी गई। उसके हाथ में फ़ोन था। क्या किन के परिवार ने उसकी मां को फ़ोन करके ये बातें कही थीं? भले ही इसे विनम्रता से कहा गया हो, लेकिन क्या यह मूल रूप से विवाह रद्द करने की घोषणा नहीं है? किन लैंग मजाक नहीं कर रहा था। क्या वह सचमुच सगाई तोड़ना चाहता था? और उसने परिवार को भी सूचित कर दिया था। ऐसा क्यों? इस बार किन लैंग वाकई सगाई तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है, न कि सिर्फ उसे डराने के लिए। आखिर हुआ क्या? युयान, माँ को बताओ, क्या सच में तुम्हें शियाओ किन पसंद नहीं है? लिन वानकिंग की आवाज़ में थोड़ी घबराहट झलक रही थी। अतीत में जब उसने ये समझौता किया था तो उसका इरादा वास्तव में किन परिवार के प्रभाव का लाभ उठाने का था। लेकिन अब किन लैंग द्वारा अपनी बेटी के प्रति दिखाए गए जोशीले प्रयासों को देखने के बाद वह वास्तव में सोचती है कि किन लैंग एक अच्छा लड़का है। पिछली बार जब हम तियानहाई शहर गए थे, अगर किन लैंग ने उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी की ओर इशारा नहीं किया होता तो शायद उसकी अचानक मौत हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि दाव के साथ क्या हुआ। वह एक सास की तरह अपने दामाद को देखती है। जितना ज़्यादा वह उसे देखती है, उतनी ही ज़्यादा संतुष्ट होती जाती है। उसे डर था कि उसकी बेटी और किन लैंग के बीच किसी अनावश्यक बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। अगर ऐसा है तो पछताने का बहुत समय बाद भी इंतजार रहेगा। मु युयान ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया, दांत भींच लिए, आंखें लाल हो गईं। वह जो चाहे क्यों कर सकता है। उसे मेरी भावनाओं की ज़रा भी परवाह नहीं है। वो बाहर अफेयर कर रहा है और मुझे इस बारे में एक शब्द भी बोलने की इजाज़त नहीं है। मु युयान ने मन में कड़वाहट लिए हुए जवाब दिया। उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन पल भर में उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में क्रिस्टल जैसे आंसू भर आए। लिन वानकिंग को कड़वाहट महसूस हुई और उदासी की एक लहर उस पर छा गई। युयान, माँ ने तुम्हें बहुत पहले बताया था कि यह बड़े परिवारों में एक आम समस्या है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। यांजिंग में हर बड़ा परिवार, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी, सतह पर दयालु और मिलनसार प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी रखेल उनकी पोती से 2 साल छोटी हो सकती है। जब तक इसे घर नहीं लाया जाता, तब तक इन चीज़ों को आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी आदत है। अगर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं होता तो ठीक है, चलो सगाई तोड़ देते हैं। मुझे शियाओकिन बहुत पसंद है, मेरे बच्चे की माँ। सगाई के बिना भी हम दोस्त रह सकते हैं। शायद उसने सचमुच अपनी बेटी की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। ये सब कहने के बाद भी उसका अपनी बेटी पर दबाव डालने का कोई इरादा नहीं था। वह परिवार की खातिर अपनी बेटी की खुशी का बलिदान कैसे कर सकती थी? इस बार किन परिवार का रवैया चतुराई भरा था। जब तक आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तब तक आप ये दिखावा कर सकते हैं कि अब से कोई सगाई नहीं हुई थी। अन्य सभी बातचीत पहले की तरह ही रहेंगी और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। मु युयान ने अपने होंठ दबाए और हिचकिचाते हुए बुदबुदाई, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। ये सब किन लांग का अपना फैसला था। युयान, इसका क्या मतलब है? लिन वानकिंग ने चिंता से पूछा। क्या तुम शाओकिन के प्यार में पड़ गई हो? फिर उससे झगड़ा क्यों कर रही हो? मु युयान हकलाते हुए बोली, उसकी आवाज़ भावनाओं से भर गई थी। मुझे भी नहीं पता, माँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? वह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाव को क्या हुआ है, लेकिन उसे अपनी छाती में जकड़न और बेचैनी महसूस हो रही थी। विशेषकर उसकी दोनों टांगें, जो कंबल से बाहर निकली हुई थीं, असाधारण रूप से ठंडी थीं, मानो ठंड उसके पैरों के तलवों से उसके ऊपरी शरीर तक तेजी से फैल रही हो, जिससे वह नियंत्रित रूप से कांप रही थी। यहाँ तक कि जब उसने कहा कि वह सगाई तोड़ना नहीं चाहती, तब भी उसके पास खुद का बचाव करने का जरा सा भी बहाना नहीं बचा था। अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरा कभी जीवंत रहने वाला दिमाग अब पूरी तरह से खाली हो गया है। उसमें सोचने या समस्याओं को हल करने की कोई क्षमता नहीं बची है। ये सोचकर कि किनलैंग का उससे अब कभी कोई संबंध नहीं रहेगा, उसे खालीपन का एहसास हुआ, मानो उसने कुछ कीमती चीज़ खो दी हो। लिन वानकिंग भी शांत हो गई। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी किनलैंग के साथ होगी, और वह वास्तव में किनलैंग को अपने भावी दामाद के रूप में पसंद करती थी, चाहे वह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, उनका चरित्र हो या उनकी बेटी के प्रति उनका स्नेह हो। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो वह सचमुच अपनी बेटी पर उंगली उठाकर उसे खूब डांटना चाहती है। तुम्हारे नखरे का यही फल मिला। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दाव को पछतावा हो रहा है ना? शिकायत करना एक बात है, लेकिन यह समाधान नहीं है। काफ़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, इस स्थिति में माँ अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और किन परिवार भी शाओकिन पर तुम्हें पाने के लिए कोई दबाव नहीं डालेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो और अधिक सक्रिय रहें। किन परिवार की मंशाएं चतुराई भरी हैं। अगर आप शियाओकिन को अपना मन बदलने के लिए मना सकते हैं, तो किसी भी बात पर बातचीत हो सकती है। माँ और बेटी देर रात तक बातें करती रहीं। उन्होंने फ़ोन तभी रखा जब जियांगशान सैनिटोरियम में देखभाल करने वाली महिला ने उन्हें रुकने के लिए कहा। अपनी माँ की सलाह के बिना मु युयान बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही, लेकिन सो नहीं पाए।
अनजाने में ही उसने उस तकिए को छूने के लिए हाथ बढ़ाया जो थोड़ा अजीब लग रहा था, और पाया कि वह पहले से ही गीला था। क्या तुम रोए? क्या वह रोई? वू युयान कुछ हैरान थी। क्या सच में उसे किनलैंग से प्यार हो गया था? क्या हमें वास्तव में उससे यह उम्मीद करनी चाहिए कि वह पहल करेगी और उसका पीछा करेगी? लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़के के पीछे नहीं पड़ी, तो ये भी कहा जा सकता है कि वह कभी किसी लड़के की तरफ आकर्षित ही नहीं हुई। उसे ऐसा अनुभव कहाँ से मिलता? वू युयान के दिल में हताशा, आक्रोश, उदासी, शिकायत, दिल का दर्द, हर तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। वह रात असहनीय थी। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे किनलांग के दृढ़ शब्द याद आ जाते जिसमें उसने सगाई तोड़ने का इरादा जाहिर किया था। अफसोस के आंसुओं से तकिया पहले ही भीग चुका था। वू युयान मन ही मन बहुत दुखी थी, वहीं किनलैंग खुद पर बेहद प्रसन्न था। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ें लगातार बज रही थीं। डिंग, महिला नायिका बाई शियाओयुन ने सन ऑफ डेस्टिनी से संबंध तोड़ लिया है। मेज़बान को बधाई, उन्होंने 20,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स हासिल किए हैं। डिंग, महिला नायिका बाई रुयू और सन ऑफ डेस्टिनी के बीच दरार पड़ गई है। मेज़बान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 10,000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, भाग्य का पुत्र, ये फैंग के भाग्य का मूल्य 200 अंक कम हो गया है। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 20,000 प्राप्त कर लिए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डिंग, सन ऑफ डेस्टिनी ने तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। मेज़बान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 5,000 प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, महिला नायिका मू युयान ने सन ऑफ डेस्टिनी से संबंध तोड़ लिया है। मेज़बान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 2,000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक खलनायक के अंक मिलते देखकर किनलैंग को लगा कि ये फैंग यहाँ नायक बनने के लिए नहीं आया है, वह स्पष्ट रूप से केवल उसे खलनायक के अंक दिलाने के लिए आया है। वाह, क्या शानदार खोज है! बाई रुयू के 50,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स के साथ भी कुल योग 100,000 से थोड़ा ही अधिक था। अब देखिए क्या हुआ, वह ये फैंग से सिर्फ एक बार मिला और उसकी कमाई दोगुनी हो गई। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 215, 300। सिस्टम मॉल, फिजिक पिल्स 1500 अंक। प्रारंभिक बंदूक चलाने की महारत 1000 अंक। उन्नत हथियार निपुणता 100,000 अंक। छलावरण 50,000 अंक। फंप गोली 1000 पॉइंट। ऑनलाइन स्टोर में उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है जिसमें उत्पाद चित्र और कीमतें भी शामिल हैं। किसी भी चित्र पर क्लिक करने से आपको उत्पाद का विवरण मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, एलिमेंट्री फायर आर्म्स मास्टरी कौशल एक बार खरीदने के बाद आपको न केवल हैंडगन बल्कि सभी प्रकार के हथियारों के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में सक्षम बनाता है। हालांकि एलिमेंट्री का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है, यह मुख्य रूप से बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल करने पर केंद्रित है। एक बार जब कौशल को उन्नत स्तर तक अपग्रेड कर लिया जाता है तो ये सभी आग्नेयास्त्रों में पूर्ण महारत प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक गोली अपने लक्ष्य पर लगती है और व्यक्ति किसी भी सैन्य क्षेत्र के शीर्ष सैनिक के समान बन जाता है। परिणाम निस्संदेह उत्कृष्ट हैं। सिस्टम से प्राप्त कोई भी उत्पाद उच्च गुणवत्ता का ही होता है। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और चीन में इस तरह के हथियार की आमतौर पर उतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस क्षेत्र में कौशल सुधारने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि फिजिक पिल्स को देखकर किनलैंग की आंखें चमक उठीं। ये चीज़ वाकई कमाल की है। मैंने इसे तब देखा था जब नए लोगों के लिए गिफ्ट पैक पहली बार पेश किया गया था। सिर्फ एक गोली से आप अपने शरीर को कितना भी बेहतर बना सकते हैं। हालांकि उनका फिजिक्स को अब 100 से ऊपर है, फिर भी यह संभवतः ये फैंग के स्कोर से कुछ अंक अधिक है। पर क्या अगर ये फैंग विदेशों में भाड़े के सैनिकों का सरदार है जिसने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वह नियति का पुत्र भी है? भले ही वह अभी उन्हें दबा रहा हो, लेकिन वे इतनी आसानी से मारे नहीं जाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे उनका संपर्क जारी रहेगा, वह निश्चित रूप से ये फैंग को लूटता रहेगा और एक घातक दुश्मनी अपरिहार्य है। उसे थोड़ा डर है कि ये फैंग उसकी हत्या कर देगा। अच्छे शारीरिक गठन के फायदे बहुत कम और दुर्लभ होते हैं, इसलिए उन्हें कम मत आंकिए। इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार न होते हुए किनलैंग ने सीधे 100 फिजिक पिल्स खरीदने के लिए 150,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स खर्च किए। जैसे जैसे डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स कम होते गए, किनलैंग के सिस्टम बैकपैक में नीले काले रंग की 100 और फिजिक गोलियां दिखाई दीं। उसने मुट्ठी भर गोलियां उठाईं और उन्हें मुंह में डालकर कैंडी की तरह चबाने लगा। इन 100 फिजिक पिल्स का सेवन करने के बाद उनके फिजिक ब्रेकर थ्रू के अंक 200 तक पहुंच जाएंगे। अकेले प्रयास करने पर जीतने की संभावना 98% तक बढ़ गई है। जीतने की 98% संभावना के साथ इसमें और आत्महत्या में क्या अंतर है? उसने यहाँ पुनर्जन्म लेने, एक बड़ा आदमी बनने, जीवन का आनंद लेने के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाईं, न कि ये फैंग को मारने के लिए 0.2% का इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए।
लगता है हमें अभी भी ये फैंग के लिए कुछ काम ढूंढना होगा। किन लैंग ने बुदबुदाते हुए ये फैंग के लिए एक ऐसा दुश्मन ढूंढने के बारे में सोचा जिसके साथ वह खेल सके। जहां तक उसकी बात है, वह पर्दे के पीछे रहकर ये फैंग और उस उपद्रवी को एक दूसरे को कमजोर करने का इंतजार करेगा, फिर अपनी चाल चलेगा। क्या ये शानदार नहीं होगा? अपना मन बना लेने के बाद किन लैंग ने दूसरों को फंसाने के लिए आवश्यक कौशल, छलावरण, कैमोफ्लेज खरीदने के लिए 50,000 खलनायक अंक और खर्च किए। सिस्टम पैनल। व्यक्ति किन लैंग। आयु 25। शारीरिक बनावट 108। चार्म 99। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 15,300। कौशल आत्मीयता एलवी8 समूह आत्मीयता जोड़ 80। उन्नत पियानो कौशल, उन्नत चाय समारोह, उन्नत सौंदर्य शास्त्र, छलावरण। दुकान खुली है। लॉटरी केंद्र खुला है। प्रत्येक ड्रॉ के लिए 100 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स लगते हैं। सिस्टम बैकपैक मकान मालकिन का फोटो एल्बम जोड़ 1 किंगफेंग टिश्यू, बहन बाई का फोटो एल्बम जोड़ 1 इलेक्ट्रिक मसाजर पहनने योग्य। अपनी खलनायक वाली छवि में भारी गिरावट देखकर किन लैंग को दिल में दर्द महसूस हुआ और उसने अपने दिल के घाव को भरने के लिए एक और फिजिक पिल ले ली। साथ ही वह ये भी सोच रहा था कि ये फैंग से भिड़ने के लिए वह किस बदकिस्मत व्यक्ति को ढूंढ सकता है। अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसके मन में धूर्त और कपटी बूढ़े बाई शियाओचुन की छवि उभर आई। अरे या वाह, वह बाई शियाओचुन को कैसे भूल सकता था? वह बूढ़ा कमीना लैंगिक भेदभाव करता है और ये फैंग को जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाई शियाओचुन एक नाजायज़ औलाद है, जिसे काला बड़ा गंदा भी कहा जाता है, और वह अपने नाजायज़ बेटे की बहुत परवाह करता है। किन लैंग ने जून जी को कमरे में बुलाया और गंभीरता से दाव को निर्देश दिया। ये फैंग अभी अभी तियानहाई पहुंचा है, उस पर कड़ी नज़र रखो और उसकी सभी दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट मुझे दो। जून जी परेशान लग रहा था। युवक स्वामी, वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अगर मेरा उससे सामना भी हो जाए तो मुझे डर है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। आज रात उसका पीछा कर रहे दोनों भाइयों का पता चल गया और ये फैंग ने उनकी 2 पसलियां तोड़ दीं। आम लोग उसके पास नहीं जा सकते और उसकी निगरानी से बचने की क्षमता बेहद मजबूत है। ऐसा नहीं था कि जून जी डरपोक या मुसीबत से घबराने वाला था। इस लिहाज से जून जी बिना किसी झिझक के किन लैंग के आदेशों का पालन करता, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हालांकि उसे इस बात की चिंता थी कि अगर वह युवा मालिक के आदेशों को पूरा करने में नाकाम रहा और सब कुछ गड़बड़ कर दिया, तो उसे जान से मार देना भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। उन दोनों घायल भाइयों को 200,000 रुपये दे दो, जिसमें सभी चिकित्सा खर्च शामिल हों। उन्होंने मेरे लिए ये किया है, इसलिए मैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता। किन लैंग ने शांत भाव से कहा। एक पल रुका और फिर आगे बोला। उसका पता लगाने के लिए उससे दूरी बनाए रखें, लेकिन हार न मानें। हम अन्य तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि आसपास रहने वाले कुछ आम लोगों को रिश्वत देकर उस पर नज़र रखने में मदद लेना। मुझे उसके ठिकाने के बारे में जानना ही होगा। अधीनस्थों का विकास करने के लिए स्वाभाविक रूप से उनमें निवेश करने की इच्छाशक्ति आवश्यक है। बिना भोजन के घोड़े से दौड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई भी अधीनस्थ मूर्ख नहीं होता। अधीनस्थों को प्रबंधित करने का तरीका दमन नहीं, बल्कि नियंत्रण है। अच्छा, जून जी ने गंभीरता से सिर हिलाया, मुट्ठी भींची और गंभीर दिखने लगा। ये स्पष्ट है कि युवा मालिक ये फैंग नाम के इस व्यक्ति को बहुत महत्व देते हैं। अगर बात नहीं बनी तो उन्हें खुद ही उस पर नज़र रखनी होगी। भले ही वह सीधी लड़ाई न जीत पाए, लेकिन अगर वह थोड़ी दूरी बनाए रखता है तो उसकी कुशलता को देखते हुए उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है। किन लैंग ने अपने मुंह में एक कैंडी डाली और पूछा, बाई शियाओचुन का नाजायज़ बच्चा आजकल कैसा है? उसी समय उसने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए जून जी की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर बाई शियाओचुन को पता चले कि उसके नाजायज़ बेटे को छुआ गया है तो वह क्या करेगा? जून जी ने एक पल भी संकोच नहीं किया। वह शायद पागल हो जाएगा। दूसरों को नहीं पता, लेकिन हमारे लोगों को हाल ही में पता चला है कि बाई शियाओचुन वास्तव में उस नाजायज़ बच्चे के साथ अभी भी करीबी संपर्क में है और वह उस पर बहुत स्नेह बरसाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह उसे हद से ज़्यादा लाड़ प्यार करता है। एक कठोर और परंपरावादी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से विरासत को बहुत महत्व देता है। बाई शियाओचुन के दिल में शायद उनकी दोनों बेटियां मिलकर भी इस एक बेटे जितनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। किन लैंग ने जून जी को माना और उसे अपना करीबी दोस्त बनने के लिए तैयार किया। हालांकि वह सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता था, फिर भी वह अपने मन के विचार प्रकट करता था। कुछ समय बाद जून जी स्वाभाविक रूप से कम कठोर हो गया और धीरे धीरे उसके विचारों को समझने लगा। इस तरह जून जी बिना बोले ही कुछ छोटी मोटी बातों को समझ सकती है और उनके लिए व्यवस्था कर सकती है, जिससे बहुत सी परेशानी से बचा जा सकता है। बीप बीप। तभी अचानक एक मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी और उनकी बातचीत रुक गई। जून जी ने स्क्रीन पर नज़र डाली और देखा कि मू युयान का फ़ोन आ रहा है। उसने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, युवक, मैं काम पर जा रहा हूँ।
आप अपना काम जारी रख सकते हैं। किन लैंग ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन इससे पहले कि जूनजी मुड़ पाता, उसने अचानक उसे वापस बुला लिया और उसे एक गोली फेंक दी। जूनजी ने नीचे की ओर देखा और उत्सुकता से दाओ से पूछा, युवा स्वामी, यह क्या है? यह एक ऐसी दवा है जो शारीरिक क्षमता बढ़ाती है। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इसे लेने के बाद आप और भी मजबूत हो जाएंगे। किन लैंग ने भावुक होकर बात शुरू की। तुम कई सालों से मेरे साथ हो। मेरी नज़र में तुम एक बड़े भाई की तरह हो जिसने हमेशा मेरी रक्षा की है। कभी कभी मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकता, लेकिन जब बात महिलाओं की हो तो संयम बरतना जरूरी है। ये गोली ले लो, इससे तुम्हारे शरीर में आई हालिया कमजोरी दूर हो जाएगी। जूनजी की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे और वह काफी थका हुआ लग रहा था, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह अत्यधिक काम के बोझ से दबा हुआ था। किन लैंग जानता था कि दाओ की समस्या जूनजी की इन दिनों की व्यस्त दिनचर्या के कारण हुई थी, लेकिन उसने सारा दोष उस महिला पर डाल दिया। क्या वह जूनजी को दोषी ठहरा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बयान से न केवल जूनजी को कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि इससे एक खास संदेश भी सामने आया। आपके छोटे स्वामी के रूप में मैंने आपको पार्टी करते और अपना स्वास्थ्य खराब करते देखा, लेकिन आपको दोष देने के बजाय मैंने प्यार से आपको दवा दी ताकि आप ठीक हो सकें। मुझे बताएं, क्या आपको अपने ऊपर कृपा होने का एक गुप्त रोमांच महसूस हुआ? युवा मालिक, जूनजी यह समझाना चाहता था कि उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे मैनेजर झांक से निपटने के कारण नहीं थे, बल्कि पिछले कुछ रातों से देर तक जागकर युवा मालिक के लिए आवश्यक जानकारी व्यवस्थित करने के कारण थे। लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए। किन लैंग की बातें सुनकर उसके भीतर एक गर्मजोशी का संचार हुआ और उसने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं समझ गया, युवा स्वामी। मैं अब बाहर जा रहा हूँ। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। किन लैंग ने अपनी निगाहें हटा लीं। जूनजी की वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन कई बार यह एक अंगरक्षक के रूप में उनकी भूमिका से उपजी जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति की तरह अधिक लगती है। लेकिन किन लैंग इससे भी ज्यादा चाहता था, वह जूनजी की सच्ची भावनाओं को जानना चाहता था। खतरे का सामना होने पर जूनजी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना के कारण केवल 100% शक्ति का ही प्रयोग कर सकता है। हालांकि यदि वह वास्तव में अपने स्वामी की रक्षा करना चाहता है, तो वह अपनी 120% शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये तो बस एक शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली गोली है, जिसकी कीमत 1500 खलनायक अंक है। ये महंगी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम क्यू जियोर को नौकरानी का पहनावा कुछ और बार पहनने दे सकते हैं। इसके अलावा जूनजी पर जितना अधिक पैसा खर्च किया जाता है, वह उतना ही मजबूत होता जाता है, और अंततः क्या सबसे ज्यादा फायदा उसी को नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है। जूनजी की क्षमताओं में अभी और सुधार की जरूरत है। उसके साथ काम करते हुए कोई इतनी कमजोर क्षमताओं तक ही सीमित कैसे रह सकता है? बीप बीप। कुछ ही देर बाद फोन की घंटी दूसरी बार बजी। किन लैंग ने जानबूझकर समय बिताया। जब उसे लगा कि अब समय आ गया है, तो उसने लापरवाही से फोन उठाया और जम्हाई लेते हुए अधीरता से बड़बड़ाया, कौन है? सोने के बजाय इतनी रात को ये परेशान करने वाले फोन क्यों कर रहे हो? मैं मू युयान हूँ। क्या मैंने आपको परेशान किया? मू युयान की आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो उसे लग रहा हो कि इस समय फ़ोन करना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और उसने कमज़ोर स्वर में कहा, कल आपसे फिर बात करूँ तो कैसा रहेगा? तुम हो? क्या बात है? किन लैंग की आवाज़ साफ थी। तुम सगाई के बारे में मुझसे बात करने आए हो, है ना? चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगा। मैंने किन परिवार को सूचित कर दिया है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही तुम्हें उनसे सूचना मिल जाएगी। अब से हमारा आपस में कोई संबंध नहीं है। तुम जिसके साथ चाहो रह सकती हो, जिसके साथ चाहो डेट कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि कोई उलझन नहीं होगी, और मैं तुम्हारे लिए पहले की तरह कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। मू युयान की आवाज़ कांप रही थी, मानो उसे बहुत बुरा लगा हो, लेकिन ये सुनकर उसने जल्दी से समझाया, ये फैन के साथ मेरा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। हम दावत में बस यूं ही मिल गए थे। अब इस बारे में और बात न करें। अनुबंध समाप्त हो चुका है। आपका किसी से भी जो भी रिश्ता हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। किन लैंग ने दाओ से आग्रह किया, चलिए काम की बात करते हैं, वरना मैं फ़ोन काट दूंगी। मू युयान उदास और चिड़चिड़ी महसूस कर रही थी, उसके मन में अनकहे दुख भरे हुए थे। वह रोना चाहती थी, अपने सारे भावों को बाहर निकालना चाहती थी और किन लैंग के सामने अपने सारे दुखों को बताना चाहती थी। लेकिन उसे मन ही मन पता था कि किन लैंग उस पर जरा भी ध्यान नहीं देगा, मौका देना तो दूर की बात है। किन लैंग द्वारा फ़ोन काट दिए जाने के डर से मू युयान को अपनी नाराज़गी को दबाना पड़ा। उसे लगा कि उसकी माँ बिल्कुल सही थी। ये सब उसकी अपनी गलती है। अगर उसने दखल न दिया होता तो हालात ऐसे कैसे हो जाते। वह किन लैंग की आवाज़ में गहरी अधीरता सुन सकती थी। ये ब्यूटी पिल के सहयोग के बारे में है। तनुकरण अनुपात को अंतिम रूप दे दिया गया है और मैं इस पर आपके साथ आगे चर्चा करना चाहूँगी। क्या हम कल किसी समय मिल सकते हैं?
ये पहली बार था जब मू युयान ने किसी को डेट पर जाने के लिए आमंत्रित किया था और उसे डर था कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। किन लैंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हमें अब तक सब कुछ स्पष्ट कर लेना चाहिए था, शायद कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए था। आप जगह चुन सकते हैं। मैं कल खाली हूँ, क्या मैं आपके घर आऊँ? मू युयान को ये जानकर खुशी हुई कि उसे मना नहीं किया गया। अगर वह किन लैंग के घर जा पाती तो वह आमने सामने बैठकर सारी बातें कर सकती थी, जिसमें ये फैंग के साथ उसका रिश्ता भी शामिल था। उसे यह स्पष्ट करना था कि वह ये फैंग को बिल्कुल नहीं जानती, उससे किसी तरह का रिश्ता तो दूर की बात है, तो भला वह ऐसे व्यक्ति के साथ डेटिंग कैसे कर सकती है? क्या ये थोड़ा असुविधाजनक नहीं है? किन लैंग की आवाज़ में झिझक थी। हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या एक पुरुष और एक महिला का इस तरह अकेले साथ रहना थोड़ा अनुचित नहीं है? किन लैंग ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बात की। उसे पहले से ही अंदाजा था कि इस समय मू युयान क्या सोच रही होगी। अगर उसके दिल में कोई कश्मकश न होती तो पहली बार उसके सामने वह इतनी कोमल कैसे हो सकती थी। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। मू युयान को पहले बहुत गर्व हुआ करता था, अब उसके साथ भी उतना ही अन्याय होगा। इसमें किसकी गलती है? क्या ये सब मू युयान की ही गलती नहीं है? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, चिंता की क्या बात है? वैसे भी हम व्यापार की बात कर रहे हैं, हमारा कोई और इरादा नहीं है। मू युयान ने किन लैंग को मनाने की कोशिश करते हुए जोर देकर कहा। अगर इस बार वो किन लैंग से नहीं मिली तो कौन जाने कब मिलेगी उसे दोबारा। वो अपने दिल में दबी शिकायतों को ज़्यादा देर तक नहीं सह सकती और उसे किन लैंग के सामने सब कुछ साफ करना ही होगा। ठीक है फिर, किन लैंग ने सहमति में हम किया और मू युयान को जवाब देने का मौका दिए बिना ही कॉल काट दिया। अगले दिन दोपहर में मू युयान ने अपॉइंटमेंट के लिए बड़े सलीके से कपड़े पहने। कार से उतरने से पहले उसने रियरव्यू मिरर में ध्यान से देखा कि उसकी लिपस्टिक ठीक से लगी है या नहीं और आईलाइनर दिख रहा है या नहीं। उसकी घबराहट और गंभीरता साफ झलक रही थी। महिला अंगरक्षक ने आह भरी, मैडम, हम यहाँ सिर्फ व्यापार पर चर्चा करने आए हैं, क्या इतना चिंतित होना वाकई जरूरी है? इसके अलावा, हे युवती, आपकी खूबसूरती के साथ बिना मेकअप के भी आप किन लैंग को पूरी तरह से मोहित कर लेंगी। इस तरह सज धज कर क्या वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध नहीं हो जाएगा? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। मू युयान ने आंखें घुमाते हुए शिकायत की, लेकिन मन ही मन खुश भी हुई। वह आमतौर पर किन लैंग के सामने बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी, अक्सर मेकअप नहीं करती थी और किन लैंग की भावनाओं के बारे में कभी नहीं सोचती थी। लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो क्या ये संभव है कि किन लैंग ने अपना मन इसलिए बदल लिया क्योंकि मैं बिना मेकअप के उतनी अच्छी नहीं दिखती थी? अब उसे किन लैंग के सामने अपनी छवि पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें उसे यह जरूर बताना चाहिए कि मू युयान दिखने में वाकई बेहद खूबसूरत है। पहले तुम वापस जाओ, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। कार से उतरने के बाद मू युयान ने खिड़की से बाहर झुककर एनिंग को कुछ सलाह दी और फिर आलीशान विला की ओर चल पड़ी। सामने के आंगन में रंग बिरंगे फूलों की भरमार है जो वसंत ऋतु की ताजगी का एहसास कराते हैं, और बगल में एक स्विमिंग पूल भी है जो धूप में गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। पूरे विला का सामने का आंगन बहुत विशाल है। पक्षियों के चहचहाने और सुगंधित फूलों के बीच ऊंची एड़ी के जूते पहने मू युयान सीधे अंदर चली गई और उसने गहरे नीले रंग का लकड़ी का दरवाजा देखा जो खुला हुआ था और अंदर पहले से ही कोई इंतजार कर रहा था। किसी कारणवश किन लैंग के घर में प्रवेश करने के बाद मू युयान के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह अनजाने में तनावग्रस्त हो गई, उसका चेहरा बेहद तनावपूर्ण हो गया। प्रवेश द्वार से गुजरते हुए मैं बैठक कक्ष में दाखिल हुआ और वहां मैंने चाय के 2 कप करीने से रखे हुए देखे जिनमें से अभी भी भाप निकल रही थी। इसके अलावा पास के शौचालय से पानी बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह बाथरूम की ओर पीट करके बैठ गई, अपने गालों को थपथपाया और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया ताकि वह किसी भी तरह का डर न दिखाए। हम मिलने वाले हैं, आखिरकार मैं किन लैंग से मिलने जा रहा हूँ। उसने पूरी रात इसके बारे में सोचा, लेकिन जब वह पल आया तो मू युयान हिचकिचाई और बेचैन हो गई। उसके द्वारा तैयार किए गए शब्द अस्पष्ट और अव्यवस्थित हो गए। अपने ही विचारों में खोई हुई मू युयान तब होश में आई जब कोई उसके पास आया। उसने ऊपर देखा, किन लैंग को हल्की सी मुस्कान देने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसने अपने पास से गुजर रहे व्यक्ति को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाई, यह आप हैं? ये किन लैंग कौन है? ये स्पष्ट रूप से बाई रुयू ही है जो कल रात बाई परिवार के घर में किन लैंग के साथ उलझी हुई थी। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मू युयान ने भौहें चढ़ाकर पूछा। ये किन लैंग का घर है। अब जब बाई रुयू यहाँ है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोनों साथ रह रहे हैं? क्या उनका रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच गया है? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? बाई रुयू उसके सामने बैठी थी, उसकी खूबसूरत टांगें काली स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई एक दूसरे से सटी हुई सोफे के निचले कोने से टिकी हुई थीं। उसने अपने कनपटी के बालों को धीरे से सहलाया, उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी
और पिछली रात घर पर जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उसके भीतर एक अजीब सी मस्ती की भावना जागृत हुई। उसने चाय का कप उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और जानबूझकर कहा, मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के घर घूमने आई हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। किन लैंग के आसपास न होने के कारण उसने ये बातें कहने में कोई शर्म नहीं दिखाई, वह बस मु युयान को उकसाने की कोशिश कर रही थी। दाओ सभी खूबसूरत महिलाओं को दुश्मन मानता है। ये कथन मु युयान और बाई रुयू के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से दर्शाता है। पुकारना, कोई जीवन ऊर्जा नहीं, कोई जीवन ऊर्जा नहीं। ये सब झूठ है, सरासर झूठ। मु युयान ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को याद दिलाया। किस तरह का बॉयफ्रेंड? किन लैंग की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? यह मत सोचो कि मैं दाओ को नहीं जानती। तुम तो सिर्फ किन लैंग के लिए काम कर रही हो और उसकी प्रेमिका होने का झूठ बोल रही हो। तुम खुद को क्या समझती हो? ऐसा नहीं है कि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन किन लैंग के व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए एक स्थिर प्रेमिका होना बिल्कुल असंभव है। यांजिंग में भी, जहां किन लैंग खूबसूरत महिलाओं से घिरा रहता था, उसने कभी सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि उसकी प्रेमिका कौन थी। भला अचानक बिना किसी कारण के बाई रुयू के साथ उसका रिश्ता कैसे बन गया? ये कितनी घिनौनी योजना है। बाई रुयू उसकी मानसिकता से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, वह बिल्कुल भी उसके झांसे में नहीं आ सकती। मेरे दिल का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने के बाद वह कुछ हद तक अचंभित थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किन लांग ने वास्तव में बाई रुयू को अपने संरक्षण में ले लिया है। उसने सोचा था कि यह केवल किन लांग की कोरी कल्पना है। आखिर बाई रुयू बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और बाई परिवार की विशाल संपत्ति उसके प्रबंधन के लिए तैयार थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जो बात वह असंभव समझती थी वह हो गई, और यह उसकी आंखों के सामने हो रहा था। मुझे उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, आपने किन लांग के लिए काम करने पर क्यों सहमति जताई? और क्या आप बाई परिवार के यहाँ किन लांग के इतने करीब इसलिए थे क्योंकि वह आपको भर्ती कर रहा था? मु युयान को लगा कि वह पहले भटक गई होगी। शायद यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। किन लैंग की बाई रुयू से नज़दीकी किसी और वजह से नहीं थी, बल्कि उसे भर्ती करने के लिए थी। बाई रुयू जितनी खुलकर बोलती थी, उतनी ही अधिक आत्मविश्वास से वह बढ़ती जाती थी। राष्ट्रपति मु, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका इस सहयोग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? कारणों पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। बाई रुयू ने ठंडे लहजे में इनकार कर दिया। वह जवाब नहीं देना चाहती थी और उसके पास जवाब देने का कोई तरीका भी नहीं था। हम मु युयान को सीधे सीधे यह नहीं बता सकते कि उसके पिता का एक नाजायज़ बच्चा है और उसे बाई परिवार के सत्ता केंद्र से बाहर निकाल दें, है ना? जब झूठ का पर्दाफाश हुआ तो आत्मरक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। मु युयान चाहे कितनी भी जिद करे, मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि रिश्ता अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। और उसका क्या? हे, हालांकि मैं इसे स्वीकार करने में हिचकिचाता हूं, लेकिन मैं पहले से ही किन लांग से संबंधित हूं। अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अभी भी किन लांग के आतंक के बारे में एक धुंधली सी आशंका महसूस होती है। गंभीर चेहरे के साथ मु युयान ने अपने द्वारा लाए गए दस्तावेज बाई रुयू के सामने रख दिए। चूंकि आप किन लांग के अधीनस्थ हैं, इसलिए हमें नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। ये परीक्षण रिपोर्ट है, साथ ही विभिन्न स्तरों की ब्यूटी पिल का वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण भी है। कृपया इसे देखें। बाई रुयू ने मना नहीं किया, दस्तावेज लिया और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। जब उसने वहां मौजूद आंकड़ों को देखा तो बहुत कुछ देखने के बावजूद भी वह अवाक रह गई। क्या ये वाकई कोई सौंदर्य उत्पाद है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मूल्य प्रदर्शन अनुपात बहुत ही बढ़िया है। मध्यम श्रेणी की ब्यूटी पिल के प्रभाव बाजार में मौजूद उच्च श्रेणी के सौंदर्य उत्पादों के बराबर हैं, और उच्च श्रेणी के उत्पाद तो इससे कहीं आगे हैं। बाजार में मौजूद अधिकांश उत्पादों को पूरी तरह से पछाड़ देते हैं। अगर इसे लॉन्च किया गया तो क्या इससे बाजार में सनसनी नहीं मच जाएगी? उसने मान लिया था कि किन लैंग द्वारा प्रभावों का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रयोग से प्राप्त आंकड़े इतने आश्चर्यजनक होंगे। मु युयान ने धीरे से कहना शुरू किया, मैंने पहले किन लैंग से बात की थी और उन्होंने सुझाव दिया कि ब्यूटी पिल का उत्पादन और बिक्री पूरी तरह से मुरेन इंटरनेशनल द्वारा की जाए। क्या ये ठीक है? बाई रुयू ने फाइल बंद की और शांति से सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। अगर बाई परिवार ने उसे सत्ता के केंद्र से बाहर नहीं निकाला होता, और अगर उसके पिता ने उसे व्यापारिक मामलों में दखल देने से पूरी तरह मना नहीं किया होता, सच कहूं तो वह खुद ब्यूटी पिल का कारोबार संभालना चाहती है। बाई परिवार के पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी भी है, लेकिन यह म्यूरन इंटरनेशनल जितनी बड़ी या वैध नहीं है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक कहावत है, सही समय पर सही जगह पर खड़ा सुअर भी उड़ सकता है। अब ब्यूटी पिल अगली बड़ी चीज़ है और उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि वह बाई परिवार को एक बार सुअर बना दे। बेशक ये सिर्फ एक विचार है। बाकी बातों पर चर्चा करने के लिए किन लांग के लौटने का इंतजार करते हैं। मु युयान को बाई रुयू के साथ टकराव जारी रखने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी।
बाई रुयू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चूंकि मैं आज यहाँ हूँ इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इस मामले को संभालूंगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, या आप जानबूझकर यंग मास्टर किन के साथ इस गड़बड़ को जारी रखना चाहते हैं? मु युआन ने भौहें चढ़ा ली, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? फंसे हुए से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? किन लैंग के साथ मेरे मामले का तुमसे क्या लेना देना है? रिश्ता? कैसा रिश्ता? बाई रुयू ने उपहास किया। वह हार मानने वाली नहीं थी, और इसके अलावा किनलांग के लिए उसके मन में एक खास भावना थी। शायद ये प्यार नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी भावना नहीं थी जिसे दूसरे आसानी से छू सकें। अगर मुझे सही याद है तो कल से आपका यंग मास्टर किन से कोई संपर्क नहीं रहा है ना? आखिरकार सगाई तोड़ने की बात तो तुमने ही कही थी, और यंग मास्टर किन तो बस तुम्हारी इच्छा का पालन कर रहे थे। तुम्हारा जिगोलो कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? बाई रुयू, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रही हो? मु युआन को जब उसकी संवेदनशील जगह पर चोट लगी तो वह तुरंत भड़क उठी। ये फैंग की घटना के कारण वह कल रात भर रोती रही, और आज सुबह अपनी लाल पलकों को छुपाने के लिए उसने काफी देर तक मेकअप किया। वह किनलांग पर अच्छा प्रभाव डालने आई थी, बलात्कार करवाने नहीं। बाई रुयू का चेहरा भी एकदम ठंडा पड़ गया। मैं खुद को गंभीरता से लेती हूँ या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक तुम्हारी बात है, अगर तुम व्यापार की बात करना चाहते हो तो जारी रखो। अगर नहीं करना चाहते तो बात जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कारोबार नहीं करना चाहते तो इसे संभालने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। दरअसल हम अपना खुद का उत्पादन केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं, ये सिर्फ समय की बात है। एक महिला होने के नाते वह मु युआन के इस व्यवहार को कैसे सहन कर सकती थी कि मिलते ही उसने उसके सामने अपना अधिकार जताने की घोषणा कर दी। वे एक भयंकर टकराव में उलझे हुए थे और जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसे ही बैठक कक्ष में तनाव बढ़ने लगा और विस्फोट होने ही वाला था, बाहर झगड़ा शुरू हो गया, जिससे दोनों महिलाओं का ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया। ये श्याओ श्याओ है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, बाई रुयू ने कहा और दरवाजे की ओर चल पड़ी। वह जीनियस के माध्यम से सु श्याओ श्याओ को भी जानती थी, और उसे ये भी पता था कि दाओ किनलैंग की आया थी। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वह किसी मुसीबत में फंस गई है। हालांकि मु युआन के मन में अभी भी क्यूई के लिए भावनाएं थीं, लेकिन वह केवल उन्हें सहन कर सकती थी और उसके पीछे चली गई। विला से कुछ ही दूरी पर सु श्याओ श्याओ कुछ फल और सब्जियां लिए हुए ये फैंग को गुस्से से घूरते हुए और नखरे भरी आवाज में उसे डांटते हुए बोली, ये फैंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन तुमने न सिर्फ मेरी बात नहीं सुनी बल्कि मेरा पीछा भी किया। इन सालों में तुमने क्या क्या झेला है? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? उसे लगा कि उसके सामने खड़ा ये फैंग एक अजनबी है, और वह कुछ हद तक अचंभित भी थी। जी हाँ, लोग बदलते हैं। इतने साल बीत गए और ज़ियाओ फैंग एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। छोटी मालकिन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये फैंग ने सु श्याओ श्याओ की ओर देखा, जिसे वह विदेश में रहते हुए बहुत याद कर रहा था, और उसे दुख का अनुभव हुआ। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो यंग मिस को अनाथालय में कुछ बदमाश बच्चों ने पीट दिया था जब वह उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। अब जब मेरे पास ये क्षमता है तो स्वाभाविक रूप से मैं वापस आकर उसकी रक्षा करना और उसे प्यार देना चाहता हूँ। हालांकि वास्तविकता ने उनके साथ एक क्रूर मजाक किया, जिससे एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। मिस यंग की सुरक्षा की बात तो छोड़िए, उनके पास अब उनका संपर्क विवरण भी नहीं है। इसे हटा दिया गया है। श्रीमती, आपने मेरी संपर्क जानकारी हटा दी और मेरा फ़ोन नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। जब मैंने आपको सार्वजनिक फ़ोन से कॉल किया तो आपने मुझे सुनते ही फ़ोन काट दिया। वास्तव में कोई गलतफहमी हुई है, कृपया मुझे समझाने दीजिए, ये फैंग ने जल्दी और विनम्रता से कहा। सु श्याओ श्याओ स्वभाव से दयालु थी और ये फैंग के व्यथित चेहरे को देखकर उसे दया आ गई। हालांकि उस रात युवा स्वामी के हाथ से बहे खून को याद करके उसने अपने दांत पीस लिए और अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। और क्या स्पष्टीकरण देना बाकी है? मुझे पता है कि अब तुम सक्षम हो, दाओ, लेकिन तुम्हें युवा स्वामी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। युवा स्वामी को क्या हानि हुई? मैं तो किनलांग को पहले जानता भी नहीं था, मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? इसके अलावा तियानहाई शहर आए मेरे अधीनस्थों से अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। मुझे लगता है कि उनका काम तमाम हो चुका है, ये फैंग ने गुस्से से कहा। उन्हें ये सब कुछ बेहद विचित्र लगा, लगभग सभी सबूत उन्हीं की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन क्या उसे पता नहीं है कि उसने क्या किया है? युवती, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल हैं। हो सकता है कि वे झूठ बोल रहे हों। सु श्याओ श्याओ की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? उसे यकीन नहीं हो रहा था, ये फैंग ने सचमुच युवा मालिक को फंसाने की कोशिश की थी। भला कोई इतना निर्लज कैसे हो सकता है? ये फैंग अब उसके लिए बिल्कुल अपरिचित होता जा रहा है। छोटी मालकिन, मैं बिल्कुल नहीं बदला।
मैं आज भी वही ये फैंग हूँ, बचपन से, हमेशा से आपका शाओ फैंग। इसमें वाकई कुछ अजीब है, ये फैंग ने जल्दबाजी में समझाया। चाहे मैंने किया हो या नहीं, अगर किया भी हो तो भी यह स्थिति असंभव है। क्या आपको लगता है कि मैं अपने आदमियों की क्षमताओं से अनजान हूँ? किन लैंग जैसा धनी युवा मालिक हत्या के प्रयास से बच ही नहीं सकता। उसके हाथ पर सिर्फ एक मामूली चोट कैसे हो सकती है? और मेरे ब्लड वुल्फ की आकृति को घटनास्थल पर क्यों छोड़ा गया, जिससे मेरी पहचान उजागर हो गई? आपने पहले ही किनलैंग को मेरी पहचान के बारे में बता दिया होगा, इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया। उस युवती को वापस पाने के प्रयास में ये फैंग ने सीधे मुद्दे पर आकर सभी संदिग्ध बिंदुओं को सामने रख दिया। ताली बजाओ। विला के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सु शियाओ के कुछ बोलने से पहले ही मू युयान और बाई रुयू अंदर से बाहर आ गईं। ये फैंग को देखते ही मू युयान ने पहले उपहास किया, फिर दाव से पूछा, ये फैंग, तुम तो सचमुच काफी ईमानदार हो, है ना? तुम कौन हो? पहले तुम्हारा स्वभाव कैसा था? जब तुम छोटे थे तब भी तुम लड़कियों से छेड़छाड़ करते थे, उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देते थे और कहते थे कि तुम उनकी रक्षा करना चाहते हो। ये फैंग का ध्यान कुछ भटक गया था, उसका पूरा ध्यान सु शियाओ पर, और स्वाभाविक रूप से उसने इन दोनों परिचितों के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। संयोगवश मू युयान अभी भी ये फैंग की पिछली रात की हरकतों से नाराज थी, और अब जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा तो उसने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। वह समझाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था शुरुआत कहाँ से करे। उन्हें किन लैंग से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मू युयान से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बाईरुयू का चेहरा भी ठंडा था और उसने चिढ़कर कहा, श्री ये फैंग, हालांकि मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं आपके कुछ विचारों से सहमत हूं और किन लैंग का चरित्र वाकई संदिग्ध है, लेकिन आप बार बार लोगों पर कीचड़ नहीं उछाल सकते, है ना? कल रात आपने श्री किन लैंग पर मेरी बहन के अपहरण का मास्टरमाइंड होने का झूठा आरोप लगाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाव कौन है? मैं पहले से ही जानता हूं कि दाव कौन है। अगर किन लैंग न होता तो मेरी बहन को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता था। जब आप बिना किसी सबूत के किसी की बेगुनाही पर लांछन लगाते हैं तो क्या आपने कभी उनकी भावनाओं के बारे में सोचा है? क्या संयोग है, क्या संयोग है! ये फैंग ने किन लैंग को फंसाया। अगर पिछली रात जो हुआ वो न होता तो बाईरुयू शायद इस संभावना पर विचार कर लेती। आखिर उसे भी किन लैंग के चरित्र पर शक था। उसके मन में द्वेष था और दो परस्पर विरोधी आरोपों के बीच फंसना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर कल रात कुछ ऐसा हुआ और फिर ये फैंग द्वारा सु शियाओ का पीछा करने का दृश्य सामने आया। बाईरुयू ने ये फैंग को उसके प्यार के ठुकराए जाने पर जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए पहले ही शर्मिंदगी के खंभे पर लटका दिया है। सु शियाओ ने उदास भाव से ये फैंग को घूरा, उसकी नाराजगी और भी बढ़ती जा रही थी। ये फैंग सचमुच दुविधा में था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसके पास अपने गुस्से को दबाने और समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। छोटी मालकिन, मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। एक गलतफहमी हो गई है। मैं उन दोनों लोगों को नहीं जानता। क्या आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं? सु शियाओ ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, ये फैंग, मैं तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ? इतने सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या बन गए हो? उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा दूसरों की राय को दरकिनार करते हुए मुझे आपको एक बात बतानी है। मैंने युवा मालिक को आपके बाहर किए गए कामों के बारे में ज़रा भी नहीं बताया है। उन्हें पता ही नहीं है कि आप किस भाड़े के सैनिकों के समूह से जुड़े हैं, और न ही उन्हें ये पता है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं। भला वो आपको फंसाएगा क्यों? बस करो, ये फैंग, चले जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। चाहे ये बाईरुयू और मू युयान हो या सु शियाओ का स्वयं का अंतरात्मा, सभी सबूत ये फैंग की ओर इशारा करते हैं। शुरू में सु शियाओ के मन में वह केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने युवा स्वामी को इसलिए चोट पहुंचाई क्योंकि वह जिसे प्यार करता था उसे पा नहीं सका। अब हमें इसमें एक और बात जोड़नी होगी, उन्होंने बिना किसी आधार के युवा स्वामी की मासूमियत का अपमान किया। तीनों महिलाएं मुड़कर चली गईं। टहल रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने यह दृश्य देखा। वह ये फैंग के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और आह भरते हुए बोले, युवक, प्रेम त्रिकोण, यहाँ मामला पेचीदा है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। रोल। ये फैंग ने झट से पीछे मुड़कर बूढ़े व्यक्ति को अपनी आंखों में भयंकर चमक के साथ घूरना शुरू कर दिया, मानो वह अंधेरे में छिपा हुआ भेड़िया हो। ये दृश्य देखकर बूढ़ा व्यक्ति कांप उठा। उसने अपनी चाल तेज की और युद्ध संबंधी नैतिकता का अभाव शब्द बार बार बुदबुदाते हुए जल्दी से वहां से चला गया। किन लैंग, तुम रुको, मैं इस प्रतिशोध को याद रखूंगा। ये फैंग का क्रोध उग्र समुद्र की तरह उमड़ पड़ा, पहले से कहीं अधिक तीव्र। ये सब कुछ पर्दे के पीछे से किन लैंग द्वारा रचा गया था। उसके सीने में हत्या करने की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी, इतनी तीव्र कि वह लगभग जम ही गई। ... दूसरी ओर तियानहाई शहर में क्वीन बार के अंदर एक शानदार 3 मंजिला निजी कमरा है।
ये फैंग जिसके बारे में सोच रहा था किन लैंग सोफे पर लेटा हुआ था, सिगरेट जला रहा था, एक लंबा कश ले रहा था और धुएं का आनंद ले रहा था। उसके सामने कियू जियूर खड़ी थी, जिसने काला सूट पहना हुआ था। एक हाथ फर्श से छत तक फैली कांच की खिड़की पर था, दूसरे हाथ से वह अपने नाजुक पैरों में पेटेंट लेदर की ऊंची हील पहन रही थी। उसके हल्के गुलाबी गालों से और भी मनमोहक बना रहे थे। उसकी सुडौल आकृति और पतले वक्रों ने एक आदर्श ऐसा आकार बनाया था। वह मुड़ी, किनलैंग को गुस्से से घूरते हुए और ठंडे लहजे में दाव को फटकारा, अगली बार फिर कभी एक दूसरे से न मिलें। क्यों? किनलैंग ने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए दाव से उत्सुकता से पूछा। क्या अभी सब ठीक नहीं था? कियू जियूर ने आंखें घुमाईं। अभी हमारे बीच किस तरह का रिश्ता है? क्या आप इसी तरह से काम करते हैं? आपको क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ मिलकर किसी गड़बड़ी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? उसे लगा कि यह रिश्ता इस तरह जारी नहीं रह सकता। ये वाकई सिरदर्द है। किनलैंग का चेहरा देखते ही मुझे थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है और इससे मुझे मानसिक आघात पहुंचा है। कियू जियूर के तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव को देखकर किनलैंग को सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड चालू करने में और भी अधिक सहजता महसूस हुई। डिंग, बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 1003 प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, महिला नायिका कियू जियूर में तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव आया है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 800 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, नियति का पुत्र, ये फैंग को तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। बधाई हो मेजबान, आपने नियति खलनायक अंक जोड़ 1000 प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, भाग्य का पुत्र, ये फैंग की किस्मत का मूल्य 500 अंक कम हो गया। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 5000 प्राप्त कर लिए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिस्टम की सूचना सुनकर किनलैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कियू जियूर पर जितना समय और ऊर्जा खर्च की थी, वह ये फैंग को उससे नफरत करवाकर मिलने वाले खलनायक अंकों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। पति पत्नी के रूप में बिताया गया एक दिन भी 100 दिनों की दयालुता के बराबर है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम जल्द से जल्द 100 दिनों का जोड़ा बन जाएं। कियू जियूर के पास जाकर किनलैंग ने दबंग अंदाज में उसकी कमर में हाथ डाल दिया, हंसते हुए और उससे बहस न करते हुए। फिर नीचे डांस फ्लो की ओर इशारा किया, जो पहले से ही जीवंत होने लगा था। ये निजी कमरा विशेष रूप से कियू जियूर के लिए है और फर्श से छत तक फैली खिड़की एक तरफा दर्पण है, जिससे आप अंदर से बाहर देख सकते हैं। किनलैंग ने नीचे सफ़ेद कमीज पहने एक युवक की ओर इशारा किया, जो घमंडी और दबंग तरीके से एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सिर पर उल्टा लाल शराब डाल रहा था। उसने उत्सुकता से दाव से पूछा, वह आदमी कौन है? वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कियू जियूर को इतनी अंतरंगता से पकड़े जाने पर अपने व्यक्तित्व को देखते हुए किनलैंग के चेहरे पर थप्पड़ मार देना चाहिए था, या कम से कम हिंसक रूप से संघर्ष करना चाहिए था। हालांकि वह पहले ही कहीं अधिक अजीबोगरीब पोज और पोशाकें आजमा चुकी थी, इसलिए उसने इस छोटे से फायदे को अनजाने में ही नज़रअंदाज कर दिया और ठंडी आवाज़ में बोली, क्या मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी? अब तुम मेरे साथ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो? किनलैंग जिस दिशा में इशारा कर रहा था, उस ओर देखते हुए उसने सफ़ेद कमीज पहने उस युवक को देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, बाई शियाओचुन का नाजायज़ बेटा। बेशक वह जाना पहचाना लग रहा है, तो वह बाई शियाओचुन का नाजायज़ बेटा है, इसीलिए वह इतना जाना पहचाना लग रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि बाई परिवार की बहनों का उस बूढ़े बाई शियाओचुन से उसके कारण मतभेद है? वह यहाँ इसलिए आया क्योंकि वह जानता था कि बाई शियाओचुन का नाजायज़ बेटा अक्सर क्वीन बार आता था, इसलिए वह यहाँ का जायजा लेने और कियू जियूर से मिलने भी आया था। अब जबकि हमारी भावनाएं गहरी हो चुकी हैं, ये स्वाभाविक है कि हमें काम पर लग जाना चाहिए। किनलैंग ने इसे महज एक संयोग बताते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे बताओ, अगर मैं बाई परिवार की बहनों को उस छोटे बदमाश से छुटकारा दिलाने में मदद करूं तो क्या होगा? कियू जियूर से कुछ भी छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार उनका रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच चुका है। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन जब भी वह आता है, कियू जियूर एक छोटी पत्नी की तरह आज्ञाकारी व्यवहार करती है। हम सब एक परिवार हैं, ज़्यादा सतर्क रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार कियू जियूर का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जिसे शायद दूसरे लोग न जानते हों, लेकिन वह खुद इसे बखूबी जानती है। वह बाहर से कठोर दिखती है, लेकिन अंदर से गर्मजोशी से भरी है। वह भले ही उसे नापसंदगी भरी नज़रों से देखे, लेकिन दिल ही दिल में वह अपने प्रेमी की बहुत परवाह करती है। कियू जियूर ने किनलैंग की ओर मुड़कर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। किनलैंग ने जानबूझकर हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें डर है कि मैं उस बूढ़े बाई शियाओचुन को संभाल नहीं पाऊंगा? कियू जियूर ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि हम इसे संभाल नहीं सकते, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बाई शियाओचुन इस नाजायज़ बच्चे से हद से ज़्यादा प्यार करता है, और यह बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अगर वह हमारे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से इतना गहराई से जुड़ा हुआ न होता, तो शायद हमें दाव के बारे में पता भी न चलता। बाई शियाओचुन का ऐसा बेटा होगा। इस बच्चे का नाम बाई शॉय है।
जब वह छोटा था तब उसे अपने पिता की ताकत का अंदाजा नहीं था। स्कूल में उसे तंग किया जाता था। उस समय बाई शॉयचुन ने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के कुछ जाने माने गिरोह के सरगनाओं से अपने बेटे को तंग करने वाले पूरे परिवार के पैर तुड़वा दिए और उन्हें कहीं और फेंक दिया। अब किसी को नहीं पता कि वे जिंदा हैं या मर गए। एक अन्य घटना में स्कूल के छात्र प्रधानाध्यापक ने स्कूल में एक लड़की को परेशान करने के आरोप में बाई शॉय की पिटाई कर दी। अगले दिन प्रधानाध्यापक का शव तियानहाई शहर की एक कृत्रिम झील से बरामद किया गया। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। बाई शियाओचुन अपने नाजायज़ बेटे को हद से ज़्यादा लाड़ प्यार करती है। अगर उसे ज़रा भी चोट पहुंचे तो वह शायद पूरी तरह पागल हो जाएगा और कुछ भी करने में सक्षम हो जाएगा। पागल आदमी को उकसाने का क्या फ़ायदा? जो देखने में ठंडी चेतावनी जैसा लगता है, वास्तव में वह एक नेक इरादे से दिया गया अनुस्मारक है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हालांकि किन लैंग के शक्तिशाली संपर्क हैं और वह एक ऐसा व्यक्ति है जिससे डरना चाहिए, लेकिन अगर आपका सामना वास्तव में किसी ऐसे पागल व्यक्ति से हो जाए जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, तो आपको सावधान रहना चाहिए और मुसीबत मोल न लेना ही बेहतर है। धिक्कार है। किन लैंग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए क्यूजियूर के बेहद खूबसूरत चेहरे को तिरछी निगाहों से देखा। दोमुही औरत, तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती, क्या अब तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। पेटेंट लेदर की ऊंची हील वाली सैंडल पहने क्यूजियूर अपनी पतली कमर को लहराते हुए शौचालय की ओर चली गईं। अब उसका किन लैंग से बहस करने का मन नहीं था, उसे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी और उसे शौचालय जाने की जरूरत थी। किन लैंग ने क्यूजियूर से अपनी निगाहें हटाईं और नीचे नृत्य मंच पर टकटकी लगाए रहा। बाई शॉय को किसी को धमकाते हुए देखकर उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, शो शुरू होने वाला है। किन लैंग ने जून जी को फ़ोन किया और उसे क्वीन बार के बाहर इंतजार करने को, फिर वह बाई शॉय से पहले क्वीन बार से निकल गया। क्वीन बार से जून जेड के गाड़ी चलाते हुए निकलने पर पिछली सीट पर बैठे किन लैंग ने अंगड़ाई ली और धीरे से पूछा, मैंने तुम्हें जो मामला संभालने के लिए कहा था उसका क्या हाल है? जून जी ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और कार को स्थिर गति से चलाया। उसने शांत भाव से कहा, लोगों का पता चल गया है, हम आज रात कार्रवाई करेंगे। युवा स्वामी, आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि दाओ किस तरह का इंसान है। बाई शॉय बेहद नीच है, उसके अपराध अनगिनत हैं। आप जितनी गहराई से जांच करेंगे उतना ही आपको दाओ की असलियत का पता चलेगा। उसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। जून जी को इस तरह के व्यक्ति से निपटने में जरा भी अपराध बोध नहीं हुआ, वास्तव में उसे संतुष्टि का अनुभव हुआ। बाई शॉय की तुलना में युवा स्वामी द्वारा पहले किए गए बुरे काम लगभग क्षमायोग्य हैं। ऐसे में तो उसका इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा होगा। किन लैंग ने सहमति में हाँ मिलाई, उसे आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि किन लैंग का पूर्ववर्ती भी एक रंगीन मिजाज व्यक्ति था, फिर भी वह राजधानी में किन परिवार के क्षेत्र में रहता था। किन लैंग पर हमेशा नज़र रखी जाती थी और वह सब कुछ गुप्त रूप से करता था, साथ ही उसे अपने परिवार द्वारा पकड़े जाने का भी डर रहता था। बाई शॉय अलग था, वह कानून तोड़ने वाला था और जब वह कुछ गलत करता था तो बाई शियाओचुन उसका बचाव करता था, नहीं बल्कि यह कहना चाहिए कि वह पलटवार करता था। इतनी लाड़ प्यार के साथ अगर बाई शॉय का व्यक्तित्व अच्छा होता तो यह एक चमत्कार ही होता। बाई शियाओचुन के दुलार के कारण बाई शॉय और भी अधिक अहंकारी और दबंग होता जाएगा और सभी को नीचा समझेगा। युवक स्वामी, जैसा आपने कहा, ये फैंग सचमुच सुयंग को ढूंढते हुए आया था और उनके बीच जबरदस्त बहस हुई। उनका रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर यह प्राचीन काल होता तो स्वामी आप झूगे लियांग की तरह चतुर और होशियार रणनीतिकार होते। जून जी ने पूरी ईमानदारी से कहा और अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। किन लैंग ने आंखें घुमाईं। झुगे लियांग एक माहिर रणनीतिकार थे। मैंने तुमसे कहा था कि और किताबें पढ़ो और ज्ञान हासिल करो। क्या तुम कल रात बाहर जाकर सब कुछ भूल गए? उद्धरण चिन्ह, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजिंग के लहजे में बोलते हुए जून जी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। अपनी जानकारी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने दाव से कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी वापस जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। सू यंग को कुछ समय यहीं रहने दें और इस मामले को आगे बढ़ने दें। तब तक ये फैंग के पास स्थिति को पलटने का कोई मौका नहीं बचेगा। आज रात मुझे कुछ काम है, मैं बाद में सीधे सनशाइन अनाथालय जाऊंगा। किन लैंग पीछे की सीट पर पीछे झुक गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और बोलना बंद कर दिया। जून जी की सोच अभी भी बहुत सरल है। सू शियाओ को ये फैंग की बुराई का पता खुद लगाने देने के बजाय क्यों न इस मौके का फ़ायदा उठाकर आग में घी डाला जाए। बेशक इससे आग और भी फैलेगी, लेकिन ये फैंग की भौहों तक तो पहुंचेगी ही। क्यों नहीं? आधे घंटे बाद सू शियाओ को घर से लेने के लिए कोई आया। गाड़ी में बैठते ही उसने देखा कि छोटा मालिक वहीं सो रहा है। उसने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि चुपचाप उसके बगल में बैठ गई, मानो किसी सोच में डूबी हो और उसका मूड कुछ ठीक न हो।
अपने गंतव्य पर पहुंचने और बस से उतरने के बाद भी सू शियाओ ने अपना सिर नीचे रखा और बिना कुछ कहे किनलैंग के पीछे पीछे चलती रही, मानो उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। इस समय किनलैंग के सामने पुराने सनशाइन अनाथालय को ध्वस्त कर दिया गया था, केवल खंडहर ही बचे थे। वह कुछ देर चलने के बाद एक झूले के सामने रुक गया। सिर झुकाकर चल रही सू शियाओ उससे टकरा गई। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? किनलैंग ने पीछे मुड़कर सू शियाओ के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से दाव से पूछा, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। सू शियाओ ने ऊपर देखा, अपने होंठ सिकुड़े और उलझन में बुदबुदाई, युवा स्वामी, ये फैंग ऐसा क्यों हो गया? वह न केवल दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमता रहा, बल्कि उसने आपकी बदनामी भी की। मिसबाह यंग ने भी कहा कि उसने उनके सामने भी आपको बदनाम करने की कोशिश की थी। आज रात अचानक मेरे बैंक खाते में एक बड़ी रकम आई, जो मुझे लगता है कि उसी ने भेजी है। उसका इससे क्या मतलब है? क्या वह मेरी रकम हड़पना चाहता है? सू शियाओ के दिल में ये फैंग उसके छोटे भाई जैसा था। उसने ये फैंग की वापसी और भाई बहन के पुनर्मिलन के सपने देखे थे और यहाँ तक कि उसके लिए एक खूबसूरत प्रेमिका ढूंढने के बारे में भी सोचा था। लेकिन अब वे सभी भ्रम चकनाचूर हो गए हैं। ये फैंग ने न केवल उसके प्रति दुर्भावना रखी, बल्कि उसे पाने के लिए युवा स्वामी को बदनाम करने के लिए भी हर संभव प्रयास किया। इससे उसे काफ़ी पैसा भी मिला। अर्थ क्या है? क्या ये संभव है कि ये फैंग की नज़र में दाओ एक घमंडी लड़की है जो किनलैंग के साथ इसलिए रहती है क्योंकि वह अमीर है? ये फैंग की वर्तमान स्थिति ऐसी थी जिसकी सू शियाओ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घृणा की भावना के बजाय सू शियाओ को कहीं अधिक खेद हुआ। ये फैंग था जिसे वह अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। आखिर वह ऐसा क्यों बन गया? ज्यादा मत सोचो, समय के साथ लोग बदलते ही रहते हैं। किनलैंग ने अपनी बाहें खोलीं और उसे गले लगा लिया, अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। ये फैंग द्वारा सू शियाओ को बड़ी रकम हस्तांतरित करने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। सू शियाओ एक छोटी बटेर की तरह किनलैंग की बाहों में कसकर हिलने से भी डर रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कभी भी किनलैंग को ठुकराया नहीं और न ही कभी उसे दूर धकेलने के बारे में सोचा। वास्तव में इस समय जब वह उदास महसूस कर रही थी, अचानक एक गर्मजोशी भरे आलिंगन ने सू शियाओ को विश्वास मिलने की खुशी का गहरा एहसास कराया। सिर्फ ये फैंग ही नहीं बदला, तुम भी बदल गई हो, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। किनलैंग ने अपनी जेब से एक हल्का काला लोहे का डिब्बा निकाला, थोड़ा पीछे हटकर सू शियाओ की खूबसूरत आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें ये डिब्बा याद है? यह उसे डीन से मिला है, ये बेहद उपयोगी है और सू शियाओ के लिए यह एक शक्तिशाली हथियार की तरह है। युवक स्वामी, आपको ये डिब्बा कैसे मिला? सू शियाओ अपने सामने के दृश्य को देखकर अचंभित रह गई। ये टिन का डिब्बा उसके बचपन की चीज़ है। उस समय वह छोटी थी और हमेशा अवास्तविक सपनों के बारे में कल्पना करना पसंद करती थी। उसे अपने इन खूबसूरत सपनों को कागज़ पर लिखना भी अच्छा लगता था और वह टीवी की महिला नायिकाओं की तरह उन्हें छुपाने की कोशिश करती थी। हालांकि उसके पास इच्छा पूरी करने वाली बोतल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी इच्छाओं को इस लोहे के डिब्बे में ही छुपाती थी। इस धातु के बक्से में उसके कई सपने समाहित थे, लेकिन बाद में ये खो गया और कोई नहीं जानता कि दाव ने इसे कहाँ रखा था। वह खुद भी इस लोहे के बक्से के अस्तित्व के बारे में लगभग भूल चुकी थी और उसे वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि यह किनलैंग के हाथों में पहुंच जाएगा। इतना समय बीत चुका है कि अगर किनलैंग ने अब तक धातु का डिब्बा बाहर नहीं निकाला होता तो सू शियाओ इसके बारे में पूरी तरह से भूल चुकी होती। किनलैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धातु के डिब्बे से कागज़ का टुकड़ा निकाला। क्योंकि डिब्बा अच्छी तरह से सील किया हुआ था, इसलिए उस पर लिखे शब्द अभी भी स्पष्ट थे। शायद सू शियाओ ने जब यह इच्छा सूची लिखी थी तब वह बहुत छोटी थी, क्योंकि उसकी लिखावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, जो देखने में मज़ेदार और प्यारी दोनों लग रही थी। दादी डीन ने आज फिर कहा कि उनके पास पैसे कम हैं और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं। मैं बड़ा होकर खूब सारा पैसा कमाना चाहता हूं और दादी डीन को देना चाहता हूं, जो पैसों की कमी से जूझ रही हैं, ताकि उन्हें पैसों की चिंता न करनी पड़े। कैरट नोशी। आज नर्सिंग होम में एक बच्चे को $1 मिला और उसने 2 आइसक्रीम खरीदी। वो उन्हें खाकर बहुत खुश लग रहा था। मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मैं भविष्य में खूब सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, न केवल दादी डायरेक्टर को देने के लिए, बल्कि अपने लिए भी आइसक्रीम खरीदने के लिए। दादी डीन ने कहा कि लड़कियां बड़ी होकर शादी करेंगी और शादी से पहले उन्हें एक प्रेमी ढूंढना होगा। वह चाहती हैं कि हम लड़कियां खुद से प्यार करना सीखें और एक बहुत अच्छा प्रेमी ढूंढें। मैंने आज टीवी पर एक लड़की को देखा जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मनोरंजन पार्क में गई थी। वे दोनों खूब मजे कर रहे थे। मैं भी मनोरंजन पार्क जाना चाहती हूँ, वहाँ मुझे एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिलेगा जिसके बारे में डायरेक्टर ने कहा है कि वह बहुत अच्छा है और हम दोनों साथ में मनोरंजन पार्क जाएंगे। चाहना, उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह।
किन लैंग ने बचपन में लिखी अपनी इच्छाओं को एक एक शब्द करके जोर से पढ़ा तो सू शियाओ के गाल गर्दन तक एकदम लाल हो गए। उसका चेहरा इतना लाल था कि अगर उसके सिर में छेद किया जाए तो शायद सफ़ेद धुआं निकलेगा। वह शर्माते हुए आगे बढ़ी और किन लैंग के हाथ से वह छोटा सा नोट छीनने की कोशिश करते हुए विनती करने लगी, स्वामी जी, इसे मत देखिए। मैंने ये तब लिखे थे जब मैं छोटी थी और मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। अब तो मुझे इनमें लिखी बातें भी ठीक से समझ नहीं आती। इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। कृपया इन्हें जोर से मत पढ़िए। हालांकि उसे अपनी बचपन की इच्छा स्पष्ट रूप से याद नहीं थी, फिर भी उसे उसका कुछ कुछ आभास था। आखिरकार प्रधानाध्यापिका ने उसके बचपन में अनगिनत बार कहा था कि उसकी इच्छा है कि उसे एक ऐसा लड़का मिले जो उससे प्यार करे। किसने सोचा होगा कि बचपन में उसने जो इच्छाएं लिखी थीं वो सच में उस युवा मालिक की नज़र में आ जाएंगी। इस समय उसकी दिली इच्छा थी कि वह ज़मीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें अपना सिर छिपा ले। उसे अपना चेहरा दिखाने में इतनी शर्म आ रही थी। उसने उन छोटे नोटों को छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह असफल रही। किन लैंग ने कागज़ की पर्चियों को धातु के बक्से में रखा, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और सू शियाओ की चमकदार आंखों में देखा। वह धीरे धीरे गंभीर हो गया। शायद तुम्हारी नज़र में ये इच्छाएं बस कुछ ऐसी बातें हैं जो तुमने बचपन में लिखी थीं और अब इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये वो सारी चीज़ें हैं जो तुम कभी सबसे ज़्यादा चाहती थीं। मेरे दिल में बचपन की इच्छाओं का भी एक अलग ही महत्व है। मैं तुम्हारे बचपन के सपनों को भी पूरा करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। उसने सू शियाओ का हाथ पकड़ा और गंभीरता से दाव से पूछा, सू शियाओ, मैं इस समय बहुत लालची हूँ। मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं। मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मनोरंजन पार्क जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सूर्योदय देखना चाहता हूँ, इत्यादि। मैं इतना लालची हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूँ। क्या आप चाहेंगे? दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। सू शियाओ पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। वह अन्याय होने की भावना नहीं थी, बल्कि गहरी संवेदना की भावना थी। वह अवाक रह गई और कुछ हद तक स्तब्ध भी थी। किन लैंग ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और थोड़ा और करीब आ गई। सू शियाओ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना छोटा सा मुंह फुला लिया और थोड़ा आगे बढ़कर चुपचाप इंतजार करने लगी। तुम छोटे बदमाश! एक चंचल हंसी से सू शियाओ चौंक कर जाग गई। किन लैंग के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसके गालों पर तुरंत लाली छा गई। उसने नखरे से कहा, युवा मालिक, आप कितने शरारती हैं। किन लैंग ने प्यार से सू शियाओ की नाक पकड़ी और कहा, मुझे डर था कि तुम फिर से आदी हो जाओगी और मुझसे सज़ा देने को कहोगी, जिससे समय बर्बाद होगा। आज रात हमें बहुत काम है और अगर हम देर से गए तो मनोरंजन पार्क बंद हो जाएगा। सू शियाओ ने समझदारी से सिर हिलाया, किन लैंग का हाथ पकड़ा और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। जब तक वह बस में नहीं चढ़ गई, उसने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि जूनजी की आंखों में हंसी झलक रही थी, सू शियाओ को हंसी का पात्र बनने से ज्यादा किन लैंग का हाथ छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही थी। वह और करीब रहना चाहती थी ताकि उसके दिल में उमड़ रही गर्मजोशी उमड़ न जाए। रात के समय यह मनोरंजन पार्क रंगों से जगमगा उठता है, जहां नियॉन लाइटें चमकती रहती हैं। दिन के समय यहां परिवारों की भीड़ रहती है, लेकिन रात का माहौल जोड़ों के लिए अधिक अनुकूल होता है, जहां कई जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे और प्यार से गले मिलते नजर आते हैं। तार्किक रूप से देखा जाए तो किन लैंग और सू शियाओ का एक दूसरे का हाथ थामे हुए दिखना इतनी ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए था, लेकिन किन लैंग का मुस्कुराता चेहरा और स्वाभाविक मित्रता अक्सर युवा लड़कियों का ध्यान आकर्षित करती थी, जिससे उनके अपने प्रेमी कम आकर्षक लगने लगते थे। वे सभी ईर्ष्या से भरी निगाहों से सू शियाओ को घूर रहे थे। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या आजकल सभी हैंडसम लड़कों को फ्लैट चेस्ट वाली लड़कियां ही पसंद होती हैं? हालांकि मेरे बगल वाली लड़की सुंदर है, लेकिन उसका फिगर मेरे जितना अच्छा नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ अगर किसी का चेहरा सुंदर है? रोशनी बंद होने पर तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? वाह, मैं इस हैंडसम लड़के के बगल में क्यों नहीं खड़ी हूँ? खुद की तुलना उससे करना कितना निराशाजनक है। उद्धरण चिन्ह। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्ते वाकई कुछ खास होते हैं, खासकर आम लोगों के बीच। लड़कियां अक्सर मुखर और परिष्कृत होती हैं और कुछ तो बेहद साहसी होती हैं। वे अपने बॉयफ्रेंड के सामने ही ऐसी बातें कह देती हैं जो साफ तौर पर उनका अपमान करती हैं। कई लड़कों ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने किन लैंग को घृणा से घूरा और उसके बगल में खड़ी सू शियाओ से बेहद ईर्ष्या की। भीड़ की निगाहों के बीच चलते हुए सू शियाओ ने पास में खड़ी कुछ लड़कियों की बातचीत सुनी। उसने अपना सिर नीचे किया, अपनी छातियों पर एक नज़र डाली जो थोड़ी सी उभरी हुई थी और आकार में बहुत बड़ी नहीं थी, और नाखुशी से मुंह फुला लिया।
हालांकि तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन सू शियाओ को हमेशा लगता था कि छोटे मालिक को बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद हैं, वरना उन्होंने पहले उसे पपीते और सुअर की पसली का सूप क्यों पिलाया होता। उसने कहा कि वह इसे नहीं पिएगी, लेकिन वास्तव में उसने इस दौरान हर दिन में एक बार बिना एक भी दिन छोड़े इसे पिया। खासकर जब वह रात को सोने जाती थी तो उसे अपनी छाती में एक गर्माहट महसूस होती थी, मानो वह बढ़ती जा रही हो। लेकिन फिर भी वह कई लड़कियों से मुकाबला नहीं कर सकती। सू शियाओ के दिल में हानि का भाव उमड़ आया और उसने अनजाने में किन लैंग के शरीर से थोड़ा सा दूरी बना ली जब वह उसे गले लगा रही थी। ऐसा नहीं था कि वह किन लैंग के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसे डर था कि अगर उन्हें छुआ गया तो छोटे मालिक को पता चल जाएगा कि वह छोटी है और वह उसे उतना पसंद नहीं करेगा। लड़कियों का दिल कभी कभी बहुत संवेदनशील होता है और सू शियाओ इसका अपवाद है। वह बेहद विचारशील है और चीज़ों को खोने से डरती है। छोटी सी अप्रिय घटना भी उसे लंबे समय तक दुखी कर देती है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। आखिर सू शियाओ एक अनाथ है जो अनाथालय में पली बड़ी है। प्रधानाध्यापिका चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करे, यह अस्थायी ही है। अनाथालय में इतने सारे बच्चे हैं कि प्रधानाध्यापिका के लिए अपना पूरा ध्यान उस पर देना असंभव है। दोनों एक बबल टी की दुकान के पास से गुजरे, जहां एक आकर्षक गाना लगातार बज रहा था। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मिक्स्यू आइसक्रीम बहुत मीठी है। दोनों के लिए एक एक आइसक्रीम कोन खरीदने के बाद किन लैंग सू शियाओ को फेरिस व्हील की ओर ले गया। रास्ते में सू शियाओ के हाथ में पकड़ी आइसक्रीम लगभग पिघल चुकी थी, इसलिए किन लैंग को झुककर एक टुकड़ा चखना पड़ा। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम इसे क्यों नहीं खा रही हो? सू शियाओ कुछ नहीं बोली, बस नीचे देखने लगी और धीरे से उस जगह को चाटने लगी जहां किन लैंग ने उसे काटा था। किन लैंग ने सू शियाओ के कुछ असामान्य व्यवहार को देखा, इसीलिए लोग कहते हैं कि सू शियाओ बातों को अपने तक सीमित नहीं रख सकती। वह उसकी छाती को इस तरह घूर रही थी मानो उसकी खूबसूरत आंखें आत्मनिंदा और निराशा से भरी हों। इतनी छोटी सी योजना को आप किससे छिपा सकते हैं? किन लैंग को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि राहगीर की बात उसे इतनी बुरी लगेगी। वह उसके करीब झुकी और धीरे से उसके कान में गर्म हवा फूंकी, फिर शरारती अंदाज में नीचे देखते हुए बोली, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो? मुझे देखने दो। सू शियाओ इस अंतरंग अनुभूति को सहन नहीं कर पा रही थी। मानो वह उबली हुई केकड़ा हो और उसकी आत्मा का विस्फोट होने वाला हो। उसके सिर पर मौजूद अधिकांश सफ़ेद आत्मा उड़ गई और केवल आत्मा की पूंछ का एक छोटा सा हिस्सा, जो आइसक्रीम कोन के सिरे जैसा दिखता था, उसके छोटे से सिर पर लटका रह गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन से कुड़ी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका गाल किन लैंग के गाल से और भी अंतरंगता से रगड़ खा गया। उसे लगा कि उसके पैर थोड़े कमजोर पड़ गए हैं और उसकी आवाज़ में विनती का भाव था। वह सिसकते हुए बोली, युवा स्वामी। किन लैंग ने उसके छोटे नाजुक कान को चूमा, जो थोड़ा लाल हो गया था, और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, यह सचमुच बहुत सुंदर है, मुझे ये पसंद है। सू शियाओ शर्मा गई और धीमी आवाज़ में बोली, युवा मालिक, आपको लोगों को फुसलाना बहुत पसंद है। आपने मुझे घर पर पपीते और सुअर की पसली का सूप पिलाया था। आपको बड़े बड़े पसंद हैं, है ना? जब उसने ये शब्द कहे तो उसे दुख का एक झटका लगा, क्योंकि हालांकि वह बहुत जवान नहीं थी, लेकिन वह बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं थी। वह अपने शरीर को लेकर शिकायत करने लगी थी क्योंकि वह युवा मालिक के टाइप की नहीं थी। उसने चुपके से ठान लिया कि आज रात के बाद वह पपीते और सुअर की पसली का सूप ज़रूर ज़्यादा पिएगी। पहले वह इसे दिन में एक बार पीती थी, लेकिन अब वह इसे दिन में 2 बार, हर बार 2 कटोरी पिएगी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए किन लैंग ने सू शियाओ के होठों के कोने पर हल्का सा चुंबन किया, जिससे वह इतनी चौंक गई कि उसने तुरंत आसपास देखा कि कहीं कोई आसपास तो नहीं है। किन लैंग की आवाज़ फिर उसके कानों में गूंजी, तुम सही कह रहे हो, मुझे बड़े वाले ही पसंद हैं। जैसा मैंने सोचा था। सू शियाओ के भीतर एक हानि का भाव उमड़ रहा था, उसका दिल खाली महसूस हो रहा था और वह बेहद दुखी थी। सू शियाओ अपनी निराशा को पूरी तरह समझ पाती, उससे पहले ही किन लैंग ने अपनी बात को घुमाते हुए कहा, लेकिन मेरी पसंदीदा तो अभी भी छोटी वाली है। जानना चाहती हो क्यों? सू शियाओ ने जोर से सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, वह कक्षा में नोट्स लेने वाली एक अच्छी छात्रा की तरह लग रही थी। किन लैंग ने शरारती मुस्कान के साथ या के अंतिम अक्षर को जानबूझकर खींचते हुए कहा, क्योंकि या मैं इसे बचपन से लेकर वयस्कता तक छू सकता हूँ।